एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस बोर्ड पर पढ़कर उसे बेसाख्ता शाहवेज के पथरीले तासरात याद आए थे। न जाने क्यों उसे पूरा यकीन था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसे एक्सीडेंट की तरह पेश किया गया था। वो ये भी जानती थी कि ज़रूर शाहवेज ने ही उसे जख्मी किया है, बेसाख्ता उसे झरझरी ली थी। क्या वाकई वो इतना शिद्दत पसंद है कि एक प्रोफेसर को कत्ल कर दे महज नबीहा का बदला लेने के लिए? उस दिन उसे छोड़कर न जाने वो कहाँ गया था और फिर रात देर तक से लौटा था। उन दोनों के दरमियान उस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक बहुत नॉर्मल लहजे में उसने बात की थी। बज़ाहिर वो तो बहुत पुरसकून दिखाई दिया था नबीहा को। फिर नाश्ते के दौरान ही उसने बहुत रोक टोक लहजे में उसे बताया था कि आज से वही उसे यूनी लेकर जाएगा और वापसी भी उसके साथ हुआ करेगी। और जब नबीहा ने इनकार करना चाहा तो बहुत सर्द लहजे में उसे मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है कहकर बात ही ख़त्म कर दी। अब वो पिछले एक हफ्ते से उसके साथ ही आती और जाती थी। शाहवेज का यूनी में अब कोई काम नहीं था, मगर फिर भी उसे छोड़कर वापस जाने के बजाय अक्सर वो वहीं रहता था। और जब कभी उसे कोई काम से जाना पड़ता तो हर थोड़ी देर के बाद वो अपने टैक्सी या कॉल्स करके उसकी खैर ज़रूर पूछता। तो अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? वो सोचों में गुम थी जब उसे शाहवेज की आवाज़ सुनाई थी। उसने चौंक कर उसे देखा और वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे सवारी नज़रों से देख रहा था। आप यहाँ? उसे सामने देखकर वो बौखलाहट से खड़ी हो गई। हाँ, मैं लेक्चर हॉल के बाहर इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हुए 20 मिनट हो चुके हैं और तुम अकेली बैठी यहाँ क्या कर रही हो? संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, बस आ ही रही थी। चलें? अपनी चीज़ें समेट कर उसे चलने को कहा। चलो कैफ़े चलते हैं, बहुत शदीद भूख लग रही है मुझे। बिल्डिंग से बाहर आकर शाहवेज ने कहा तो गहरी सांस लेकर उसे सर हिलाने पर इत्तफा किया। आज शाम मैनचेस्टर आर्ट गैलरी में बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है, शाम में तैयार है ना? मैंने 2 पासेस लिए हैं, अपने पसंदीदा बर्गर खाते हैं। उसे इत्तला दी। नहीं, मुझे नहीं जाना, काम है बहुत। नबीहा ने धीमे लहजे में इनकार किया। कल वीकेंड है, कल कर लेना। उसे कोई अहमियत नहीं दी उसकी इनकार को। नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप किसी और के साथ चले जाएं। आजकल वैसे भी वो परेशान थे, उसे तफरीह सूझ रही थी और उसे तफरीह सूझ रही थी। मैंने मशवरा नहीं मांगा, फ़ौरन सर्द लहजे में जताया गया। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसने बेबसी से होंठ चुबाए। तो तुम समझा दो न। बेनियाज़ी से बर्गर का लकमा लेते हुए जवाब दिया कि प्रोफेसर विलियम्स को आपने मारा है ना? नताइज की परवाह किए बगैर उसने आखिरकार हिम्मत करके पूछ लिया। नहीं, बहुत देर से उसे संजीदगी से देखने का बाद शाहवेज से ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस दिन मुझे ड्रॉप करने के बाद आप उसे मारने ही गए थे ना, है ना? नबीहा ने पुरयकीन लहजे में कहा। तुमने पुलिस को अंधा समझ रखा है ना? मैडम ये मैनचेस्टर की पुलिस है। नबीहा मुसलमान नहीं जिसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाए। ऊपर से कौन सा बैठा हुआ बर्गर खा रहा था, उससे ज़रूरी कोई काम नहीं। अगर उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिलता तो इस वक्त मैं जेल में नहीं होता, यहाँ तुम्हारे साथ बैठा ये बर्गर इंजॉय ना कर रहा था। उसे तंजिया लहजे में बात मुकम्मल की। शाहवेज का मुतमिन चेहरा देखकर उसे लगा कि शायद वो सच बोल रहा है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल शख्स एक इंसान को कत्ल करके इतना पुरसकून नहीं नज़र आ सकता। मगर एक बार फिर वो धोखे खा गई थी। उसे चेहरों पर लगे नकाब के पीछे असल कहानी पढ़ना कभी भी नहीं आ सकता था। और शाहवेज उसी लिए मुतमिन था कि इसके सामने बैठी लड़की कम अज़ कम उस चेहरा शनास नहीं करती। अब अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो कोई और बात कर ले। उसे खामोश देखकर शाहवेज ने सताया तो वो मनफी सोचों को झटक कर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। उसे यूनी में शाहवेज का मैसेज मिला था कि आज वो सबवे से घर चली जाए, वो कहीं मसरूफ़ है। पिछले 2 महीने में ये पहली बार हुआ था, इसलिए इतने दिनों बाद अकेले जाने से अजीब लगा। घर के अंदर दाखिल होकर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जिसे वो कोई का नाम न दे पाई। ओह, तो जनाब आ गए अब वापस अपनी असलियत पर। लाउंज में रखी मेज़ पर मौजूद बोतल को देखकर उसे तमस्कर से सोचा। आज बहुत अरसे बाद उसे उस मशरूब की एक बार फिर घर में महसूस की थी, वरना पिछले कई महीनों से शाहवेज के दोस्तों के साथ साथ उस मशरूब का घर में पाया जाना ना होने के बराबर था। एक बार फिर वही सब शुरू हो जाएगा। अब उसने अफसरदगी से सोचा। शावर लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद उसने पहले खाना बनाने का सोचा और यूं ही गीले बालों को खुला छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। किचन में काम करते हुए आहट का एहसास होने के पर उसने पीछे मुड़कर देखा। वही साकत हो गई। वो जो कोई भी था बहुत फुर्सत उससे उसका जायज़ा ले रहे थे। उसके खुमार आलूद सुर्ख आंखों उसके वजूद पर जमी हुई थी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? उसके चेहरे पर खौफ के तासरात सामने खड़े मर्द ने दिलचस्पी से और हैरानी से देखे थे। उसे बेतकल्फ़ी से मुस्कुराते हुए अपना तारफ़ कराया। शाहवेज अभी घर पर नहीं है, आप प्लीज़ बाद में आ जाइएगा। वह नहीं है तो क्या हुआ?
तुम तो हो मुझे कंपनी देने के लिए, फ़िक्र ना करो, वो नाराज़ नहीं होगा। हमने बहुत बार बहुत कुछ शेयर किया है। उसने मायने खींचे से कहा तो उसकी बात समझ कर वो गुस्से से सुर्ख हो गए। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं, रास्ता छोड़े मेरा, गुस्से से कहती हुई उसे साइड पर धकेल कर वो किचन से बाहर निकली। उससे उसका बाजू थाम कर रोका। उस जरूरत पर तेज शाह में आकर नबीहा ने बेख्तियार उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तुम्हारी ये हिम्मत, अब देखता हूँ कैसे भागती हूँ मुझसे। थप्पड़ खाकर एक लम्हे को तो वो साकत हो गया। मैंने अगले ही लम्हे उसे सख्ती से उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर अपनी तरफ खींचा। खुद को आज़ाद कराने के लिए उसे मकेश के गिर्द को गर्दन को दोनों हाथ में रखकर दबाना चाहा। उसने लम्हा शावेज घर में दाखिल हुआ और लाउंज का मंजर देखकर उसे अपना वजूद आतिश फिजा पहाड़ की मानद पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे किसी मर्द की पुश नजर आई और अपने साथ नबीहा के हाथ भी। कोई भी देखने वाला यही समझता है कि वो एक दूसरे में गुम है। यूँ बासठ खोलते दिमाग के साथ वो आगे बढ़ा। मकेश को झटकते से नबीहा से अलहदा किया और उन दोनों के सांसें बेतहाशा फूली हुई थी। उसे देखते ही नबीहा रोते हुए तेजी से शावेज के पीछे जा खड़ी हो गई, जैसे वो उसके ढाल हो, जबकि मकेश भपड़े हुए शावेज को देखकर बुखला गया था। शवेज उसे कॉलर से पकड़ा, उसे 2-4 घोंसे लगाए। नशे में होने की वजह से मकेश जवाबी कार्रवाई करने से कासिर था। दफ़ा हो जाए यहाँ से अभी और इसी वक्त, आइंदा अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। गुस्से से उसे अपने दरवाजे की तरफ घसीटते हुए शावेज चला गया, चलाया था। फिर उसे दरवाजे की तरफ बाहर फेंक कर वो वापस पलटा। शावेज नबीहा तेजी से आगे बढ़ी और उसके सीने पर सारा कर फूट फूट कर रोने लगी। वो तो समझी थी कि वो हमेशा की तरह उसके आंसू साफ करेगा, मगर ये क्या। शावेज से एक झटके से उसे अपने खुद से दूर किया। कितनी बड़ी एक्टर हो तुम, कितने आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। कब से चल रहा है ये चक्कर, शावेज ने तल्खी से कहा तो बेयकीनी से देखने लगी। शावेज ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती उसे। आप जैसा समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं। तड़प हो ही तो गई थी वो उसकी आंखों में अपने लिए शक देकर, मगर अगले लम्हे पड़ने वाले वो थप्पड़ से खामोश करवा दे। शट अप, वो दहाड़ा। बड़ी नमाज़न और पढ़ते दार बनती फिरती हो, मेरे सामने खुले सर नहीं आ सकती, मगर अपने यार के सामने बगैर चादर के मौजूद थी। कितने मज़े से उसके गले में बाहें डालकर तुम खड़ी हुई थी। मैं तुम्हें ये क्या समझने लगा, लानत हो मुझ पर जो मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जा हुआ था। तुम उन लड़कियों में से भी कहीं गुजरी हो जो रोज़ मेरे साथ होती हैं। वो कम से कम मुनाफिक होती हैं तो होती तुम्हारी तरफ। इतनी मासूम शक्ल के पीछे इतना गिरा हुआ किरदार होगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इतना तुमने अपनी औकात मुझे धोखा दे रही थी ना, अब देखना क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। शावेज का बस नहीं चला था कि उसे अपने जिंदा दफन कर दे, जबकि नबीहा बिल्कुल खामोश थी और गुमसुम से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद एक धमाके के साथ रास्ता बंद हुआ और वो शिकस्तगी से ज़मीन पर बैठती चली गई। पुलिस की इत्तला मिलते ही वो फ़ौरन घर वापस आया था। वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो शानदार बंगला इस वक्त आग की लपेट में था। वो तेजी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब एक पुलिस ऑफिसर ने उसे आगे जाने से रोक दिया। मुझे अंदर जाना है, मेरी बीवी है अंदर। वो बेताबी से चलाया। जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाता तुम अंदर नहीं जा सकते। इंतज़ार करो, ये मेरा घर है, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं अंदर जाना के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे, वो अकेली है अंदर। उस पार उसे बेबसी से कहा, मगर मुकाबले संजीदा नज़रों से देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। एक बेचैन और मस्तरब नजर सामने चलती इमारत पर डालकर वो शिकस्ता कदमों से चलता हुआ वापस पलट गया। उस पुलिस ऑफिसर को उसकी हालत पर बेख्तियार तरस आया था, मगर उसके लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ के। तकरीबन 1 घंटे बाद जब आगे पर काबू पा लिएगा तो वो कुछ ऑफिसर उनकी मैयत में अंदर की तरफ भाग गए। वो वुडन फ्लोर और फैशिंग होने के बाद पूरा घर चल चुका था। नबीहा को पुकारते हुए तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ा था, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय जली हुई चीज़ों के। हमने पूरा घर देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है वो बाहर चली गई हो, आग लगते हुई। तुम उसे कॉल करो। परेशानी में उस तरफ तो उसका ध्यान ही गया ही नहीं था। मोबाइल निकाल कर उसने नबीहा के नंबर की कॉल मिलाई तो मगर वो बंद था। काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी उसका नंबर बंद मिला था, बंद जा रहा है। उसने बेबसी से हॉर्न चुबाए, कोशिश करते रहो, हो जाएगी बात। घर में कोई होता तो डेड बॉडी तो मिल जाती। ऑफिसर ने बेशता वाराना लहजे में कहा तो शावेज से एक सलगते हुए नजर उस पर डाली। आप हादसे की बजाय सोचा समझा प्लान भी हो सकती है। हम पूछ कुछ कर रहे हैं आसपास लोग से, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मुख्तसर जवाब है। ठीक है, हम अब चलते हैं। अगर तुम्हारी बीवी वापस ना आए सुबह तक तो हमें बताना, हम तलाश शुरू कर देंगे। उनके जाने के बाद फिर उसने नबीहा के नंबर पर कॉल मिलाना शुरू कर दी, मगर मुसलसल बंद था। वो एक बार फिर नबीहा के कमरे में दाखिल हुआ। फिजा में चलने की बू फैली हुई थी, मगर उसे किसी भी चीज़ की होश नहीं था। वो उसके ज़ेर असर इस्तेमाल एक चीज़ को छूकर उनमें उसका लम्स तलाश कर रहा था। उसकी जली हुई टेबल और कुर्सी पर, उसके बिस्तर पर, यहाँ तक कि अलमारी में रखे उसके जले हुए कपड़ों पर भी। मिला आखिर थक कर वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और बेपास रोने लगा। उसकी आंखों में दुख और पछतावा था। उसे चंद घंटों पहले गुजरा वाक़या भूल चुका था। याद था तो बस इतना कि नबीहा उसे छोड़कर चली गई है।
میرے اللہ اس کی حفاظت فرما، اسے اپنے امان میں رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی ہو جلد سے جلد واپس آ جائے صحیح سلامت۔ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی اس پر کوئی شک نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت پاک اور معصوم ہے، کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اللہ مجھے اپنی غلطی کی اتنی کڑی سزا مت دینا، اسے مجھے لوٹا دے میرے مالک۔ اور پھر زندگی میں شاید پہلی بار اس کے پیشانی رب کے سامنے سجدے میں چکی تھی، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کی سلامتی اور واپسی کی دعا مانگ رہا تھا۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جسے پانے کے لیے مرد سجدوں میں التجا کرتا ہے اپنے رب سے، اور نبیہہ بلا شبہ ایک خوش نصیب عورت تھی۔ بلاخر اس کا اضطراب کچھ کم ہوا تو وہ گھر سے باہر آ گیا اور فرنٹ لائن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، تقریباً 8 بجے کے قریب وہ گھر سے نکلا تھا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے وہ لاپتہ تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی وہ۔ تم چاہو تو میرے گھر آ سکتے ہو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ آواز پر چونک کر اسے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بنے گھر میں رہنے والی 60 سالہ مسز آسٹن کھڑی نظر آئی۔ نہیں شکریہ، آنکھوں کی نمی کی صاف کرتے ہوئے اسے دھیمے لہجے میں کہا، میں یہاں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آ گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہو جائے گی۔ وہ تم پریشان ہو، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، آتے جاتے پوچھتی رہتی ہے میرا حال چال، ہو سکتا ہے آگ کی وجہ سے گھبرا کر اسے اپنی دوست کو فون کیا ہو۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور ساتھ اسے تعریف بھی کی، مگر شاویز ان کی آخری بات پر چونک گیا۔ دوست؟ اسے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے اپنے گھر کی کھڑکی سے ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لڑکی کون تھی وہ؟ اس کے لہجے میں بے تابی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، تم اسے فون کر لو، انہوں نے لا علمی اظہار کیا اور ساتھ ہی مشورہ بھی دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، موبائل ہاتھ میں پکڑے حسرت اور امید لے اس کی نظر اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہاں نبیہہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا نمبر بھی لکھا نظر آ رہا تھا۔ نمبر کو بغور دیکھتے اچانک اس کے ذہن میں ایک بار خیال کوندا تیزی سے کال کاٹ کر اسے اپنے فون بک سے اپنے ایک دوست کا نمبر نکالا اور اسے کال کرنے لگا۔ وہ موبائل نیٹ ورک کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ نبیہہ کا نمبر ٹریس کروا سکتا تھا کہ بند ہونے سے پہلے نمبر کس جگہ پر تھا۔ اس شاویز کو کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، شکر ہے کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے دوست کا ٹیکسٹ ملا تو وہ سرعت سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں سناٹا تھا، موت کا سناٹا، لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے اور قبر کسی ویران آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی اسے زندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ ایک لاش کی مانند بے حس و حرکت پڑی تھی، اسے اب بھی شاویز کی خود پر گری بے ترباری نظریں بے چین کری تھی۔ وہ اس وقت مارٹن کے گھر پر تھی۔ شاویز کے گھر سے نکلتے ہی پہلے تو بہت دیر وہ اپنی قسمت اور بے بسی پر روتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے گھر میں نہیں رہے گی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں مگر اپنے کردار پر انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی شاویز کی نظروں میں بے اعتباری دیکھ سکتی تھی۔ بس کر دو، اور کتنا رونا ہے؟ اسے غمگین حالت میں بیٹھا دیکھ کر مارٹن نے اکتا کر پوچھا، چھوڑ تو آئی ہو اس کا گھر کو، بس اب رونا مت یاد کرو اس بے حس شخص کو۔ کتنے آرام سے اس نے مجھے بد کردار کہہ دیا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ اتنے ماہ سے میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، پھر اسے پتہ نہیں چل سکا کہ میرا کردار کیا ہے۔ آج تک اس کے ساتھ روا رکھے گئے کسی بھی ربر سلوک نے نبیہہ کو اس طرح اذیت نہیں دی تھی جتنی اس کی بے اعتباری نے دی تھی۔ اچھا، اب پلیز بھول جاؤ سب کو اور کچھ کھا لو، پھر میں تمہیں سکون آور دوا دوں گی تاکہ تم سکون سے سو سکو، ورنہ ساری رات یوں ہی بے چین رہو گی۔ شکریہ مارٹ، آج تم نے بہت مدد کی، تم نہ ہوتی تو میں نہ جانے کہاں آ جاتی۔ نبیہہ نے شکر گزاری سے کہا، مارٹن کی شکل میں اسے ایک مخلص دوست ملی تھی، دوستی کی ہے تو نبھانی بھی تو ہے۔ بس اب سب فکریں چھوڑو اور آرام سے یہاں رہو، وہ تمہیں یہاں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تم نے اسے میرے بارے میں تو نہیں بتایا ہو نا؟ مارٹن کے چہرے پر تشویش تھی۔ نہیں، اس نے پر یقین لہجے میں نفی میں کہا۔ مارٹن جوزف نے نبیہہ سلمان کو پہلی بار ہیٹن کے پارک میں جھیل کے کنارے بنے بینچ پر دیکھا تھا، جہاں وہ دنیا سے بے خبر جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی اور چہرے پر لکھی تنہائی کا دیکھتے ہی مارٹن کو احساس ہوا کہ اسے اپنا نیا شکار مل چکا۔ وہ ایک بین الاقوامی تنظیم کی ممبر تھی جو پورا یورپ کے مختلف ممالک سے لڑکیاں اغوا کر کے انہیں ہائی پروفائل شخصیات کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور بدلے میں ان سے مراعات لیا کرتی تھی۔ نبیہہ جیسی سیدھی اور بیوقوف لڑکی کو شیشے میں اتارنا ہے اس جیسی شاطر لڑکی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پہلی ملاقات میں اسے دوستی کر لی تھی۔ شروع میں اسے نبیہہ کو بالکل نہیں کرتا، زیادہ تر وہ اپنے ہی متعلق جھوٹی کہانیاں سنایا کرتی تھی، پھر آہستہ اسے مارٹن پر اعتماد کرنا شروع کر دیا اور بالآخر ایک دن خود ہی اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی شادی شدہ ہونے کا سن کر اسے افسوس ہوا تھا کہ اتنے مہینوں میں اس پر ضائع کیے، کیونکہ ان کی تنظیم کا اصول تھا کہ ایسی لڑکی کو استعمال کیا جائے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ مگر پھر شاویز کی نبیہہ کے لیے نفرت اور بیزاری اس کا سن کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ اگر وہ نبیہہ کو اغوا کر لے تو شاویز کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ خوش ہی ہوگا۔ بہت بار اس نے نبیہہ کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تھی مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا، مگر پھر
किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। आज वो खुद नबीहा ने उसे फ़ोन करके अपने घर बुला लिया था। जब वो उसके घर पहुंची तो उसने एक सारा किस्सा उसे सुना दिया। मार्टिन को सुनहरी मौका मिल गया उसे अपने साथ ले जाने का। उसने नबीहा को मशवरा दिया था कि वो कुछ दिनों के लिए मंजर से हट जाए और बगैर बताए उसके साथ चले, ताकि शावेज़ को एहसास हो अपनी गलती का। और उस बेवकूफ़ लड़की ने आंखें बंद करके उसकी बात मान ली थी। जब नबीहा अंदर कमरे में ज़रूरी सामान लेने गई तो बहुत होशियारी से उसने गैस बर्नर ऑन कर दिया और बाहर निकलते हुए उसने नबीहा से छुपा कर अपने हाथों में चलता सिगरेट किचन की तरफ उछाल दिया। ऐसा उसने इस सोच के साथ किया था कि जब शावेज़ को आग का पता चले तो वो कुछ यही सोचे कि इश्ताल में नबीहा उसके घर को आग लगाकर घर से चली गया। नतीजतन वो भी गुस्से में उसे ढूंढे घर आकर उससे बहुत आसानी से उसका मोबाइल ऑफ कर दिया और यहीं उससे गलती हुई थी। वहाँ आग लगाने वाले मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में इतनी मसरूफ़ थी कि नबीहा को फ़ोन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, वरना वो वहीं शावेज़ के घर पर ही उसका फ़ोन फेंक आती और नबीहा को कुछ खबर ना होती, क्योंकि नबीहा को इस वक्त किसी भी चीज़ का होश नहीं था। और अब वो उसे काफ़ी में भी बेहोशी की दवा डालकर दे रही थी ताकि अगले मरहले की तरफ बढ़ सके। नबीहा मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपना काम सुकून से कर सकती। अभी उसने दो तस्वीर ही ली थी कि डोरबेल बजी। उसे लगा कि मंसूबे के मुताबिक जैक आया होगा ताकि नबीहा को रातों रात यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जा सके। कैमरा बेड पर रख कर वो कमरे से बाहर आई और बिना पूछे दरवाज़ा खोलते सामने एक अजनबी खड़ा था। नबीहा कहाँ? शावेज़ ने बेताबी से पूछा। कौन नबीहा? मैं किसी नबीहा को नहीं जानती। चाहो तो मुझसे तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर शावेज़ ने अपनी टांग फंसाकर मार्टिन को ज़ोर से पीछे की तरफ धकेला तो वो साथ रखी टेबल से टकरा कर नीचे गिरी। नबीहा कहाँ तुम? वो अब ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा था। यहाँ कोई नहीं है। कहाँ आना? मैंने टांगों से उठती टेसों को नज़रअंदाज करके दोबारा उठी थी, क्योंकि वो अपने इतने महीनों की मेहनत को ज़ाया नहीं कर सकती थी। शट अप, सीधी तरह से बताओ वो कहाँ है? तुम्हारे घर का पता मालूम करते करते मैं इतना तो जान ही चुका कि तुम किस किस्म की शोहरत रखती हो इस इलाके में। शावेज़ से घुरा कर कहा। अब अगर तुम जान ही चुके हो तो सुन लो कि मैं उसे आगे बेच चुकी हूँ। अब उसने मुस्कुरा कर पुरसुकून लहजे में कहा था, यू बिच, हाउ डेयर यू। उसके इंकशाफ पर शावेज़ ने गुस्से से आउट होते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसे बालों से पकड़ा। बताओ मुझे, कहाँ है वो? बताओ, वरना अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। पहले भी उससे के लिए मैंने उसके प्रोफेसर को मारा था, वो खुशकिस्मत था, जिंदा बच गया, पर तुम नहीं बचोगी। न जाने उसके जहर खंदश में ऐसा क्या था कि मार्टिन को उसकी आंखों की सुर्खी से बेपनाह खौफ आता। बताती हूँ। वो अंदर है कमरे में पड़े हुए उस शेर की तरह आंखों में इंतकाम के शोले चलते देख कर वो मनमनाई। एक झटके से शावेज़ उसे फर्श पर पटका और लंबे लंबे डग भरता कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि टेबल पर सर लगने की वजह से गर्म सुर्ख सियाल उसके पेशानी को खून आलूद कर रहा था और बेहोश हो चुकी थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर बेहोश पड़ी नजर आई और किस हाल में नजर आई। उसे अगर ये मालूम होता तो उसे अपना हिजाब देखने की ख्वाहिश उस तरह उस जगह पर पूरी होगी तो वो मरकर भी ये ख्वाहिश न करता। शावेज़ का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। एक मासूम और 7 परतों में रहने वाली लड़की वो किस दलदल में जब पहुंचा चुका था। लब भेंचे वो अपनी सिसकियों को गला घूंट रहा था, वरना दिल तो चाह रहा था कि यहीं बैठकर वो दहाड़ी मार मार करे। बहुत हिम्मत और सबत के साथ वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। उसके वजूद को ढांपने के बाद उसे मताए हयात की तरह अपने बाजों में समेट लिया। जाते जाते उसके नज़र बेड पर रखी कैमरे पर पड़ी। कुछ सोचकर उसे कैमरा भी उठा लिया और मार्टिन पर एक आखिरी नज़र डालता तेजी से बाहर निकल गया। पिछले 22 घंटों से सुकून आवर इंजेक्शन के ज़रिए असर इस अस्पताल में बेसुध पड़ी थी। शावेज़ उसे सीधा अस्पताल आया था। एडमिट होने के चंद घंटों बाद फौरी ट्रीटमेंट की वजह से उसे होश भी आ चुका था, मगर होश में आते ही खौफज़दा होकर वो दीवाना पार होने चीखने लगती थी। इसलिए डॉक्टर्स ने उसे मुसलसल ट्रैंक्विलाइज़र के ज़ेरे से रखा हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक शदीद ज़हनी दबाव और अज़ियत की वजह से उसे के साफ जवाब दे गए हैं। उसे इस हाल में देखकर इज़्तिराब और पछतावों में कई गुना इजाफा हुआ था। वो वेटिंग रूम में दाखिल हुआ और गहरी गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। उसकी आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थी और हर लम्बे उसके लबों से नबीहा की के लिए सेहतयाबी की दुआ नहीं कर रही थी। कमरे में दाखिल होती नर्स ने छंबे से उसके शानदार से मर्द को देखा, जो आंखें बंद किए हुए हाथ दुआ के अंदाज में उठाए हुए जसब से दुआ में आ गया था। उसे अब बेख्तियार रूम नंबर 105 की लड़की की किस्मत पर रश्क आया था। मंदी मंदी आंख खोलकर उसने अपने इर्द गिर्द देखना चाहा, मगर कमरे में फैली तेज रोशनी से आंखों में चुभती महसूस हुई। उसने सरल से आंखें बंद कर ली, फिर चंद लम्हों बाद दोबारा आंखें खोली और पलके छपक कर आंखों को रोशनी से आशना करवाया। उसके सामने का मंजर वाज़िह होता चला गया। वहाँ फूल ही फूल थे, गुलाब, आर्चर्ड, ट्यूलिप्स, लिली, ट्यूब रोज, डेल्स, डेजी, ब्लूबेल और भी न जाने कौन कौन सा फूल जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। मुख्तलिफ गुलदान और स्टैंड्स पर धंग रंग फूल सजे रहे थे। वो पूरा कमरा फूलों से जा बजा
गेट वेल सून के कार्ड्स भी लगे थे। वो हैरान हुई कि इतने कार्ड्स और फूल उसके लिए कौन लाया है। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। एक डॉक्टर, नर्स और उनके पीछे खड़ा थका थका सा शाहबेज। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर ने खुशी में दादी से पूछते हुए उसके नब्ज़ चेक की। हूँ, उसे सर के इशारे से ठीक होने का बताया। चलो ये तो अच्छी बात है, जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाओ। बहुत खुवार करवा लिया तुमने अपने बेचारे शोहर को। मुस्कुराकर हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए उससे एक दुआ उसकी कैफियत के मुतालिक सवाल पूछे और उसकी कैफियत के मुतालिक सवाल पूछे। फिर नर्स को दवा के मुतालिक मज़ीद हदायत देकर कमरे से बाहर निकल गया। जबकि नर्स उसकी फाइल खोलकर कतरे दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ सोचकर शाहवेज तसबस के साथ आगे बढ़ा। उसे नज़दीक आता देखकर नबीहा ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? नबीहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हनूज दूसरी तरफ देख रही थी। हाँ, एक आंसू बहुत आहिस्ता उसके गाल से फिसल कर तकिए में चस्प हो गया। जब वो शाहवेज के नजरों से पोशीदा न रह सका। वो लब फेंचे उसे ही देख रहा था। जर्द चेहरा लिए वो बहुत निढाल लगी थी। आंखों के गिर्द पड़े सा हल्के बहुत नमाया थे। उन्होंने कहा तो कमज़ोरी साफ है आंधी चेहरे से। ये फूल खूबसूरत है ना, तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर डाल पड़े, इसलिए मैंने अस्पताल इंतज़ामिया का 1000 मिन्नत करने के बाद उन्हें यहाँ सजाया। वो अब भी उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी कि शायद वो एक बार चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर उसकी कोशिशों को सराहे, मगर वहाँ मुकम्मल ना तलकी गहरी चुप थी। नर्स जो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी अब बहुत गौर से नबीहा का सपाट चेहरा और सर्द रवैया और शाहवेज का थका और बिखरा हुआ अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। उसे इस वक्त नबीहा बहुत कठोर संग दिल लगी थी। खूबसूरती ने उसे कुछ ज़्यादा ही बददिमाग और मगरूर बनाती था। मेरे लिए दिलकश फूल लाए तो मैं एक लम्हे में अपना सारा गुस्सा भूल जाऊँ। एक ये है बेवकूफ़ लड़की। से गहरी सांस लेकर सोचा और फाइल रखकर बाहर चली गई। प्लीज़ कुछ तो बोलो ना। बहुत देर के उसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद उसे धीरे से कहा प्लीज़। उसके रहस्य में इल्तिजा थी। मुझे पाकिस्तान वापस आना है। चुप टूट गई थी। उसे कहा भी तो क्या। उसकी बात पर शाहवेज ने दुख और बेयकीनी से उसे देखा था। वो अब कैसे जा सकती थी उससे दूर। प्लीज़ ये मत कहो कि मैं तो मुझे छोड़कर जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे और मौका दो। शाहवेज ने बेख्तियार उसका हाथ थामा जिसे नबीहा ने करंट खाकर झटके से छुड़ाया था। अगले ही लम्हे हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। वो तेज में आकर चलाई तो वो मैं बदकिरदार हूँ, बावकार शरीफ इंसान, हमारा कोई जोड़ नहीं, इसलिए वापस जाना है मुझे। अब मज़ीद तुम्हारे साथ जहन्नुम में नहीं रह सकती। प्लीज़ यूँ मत जाओ। क्या ये वही शाहवेज था जो नबीहा को लाया ही इस मकसद के लिए था कि वो उसे इतना सिच करे कि नबीहा खुद उसे छोड़ने की बात करे? और आज ऐसा हो रहा था। उसे तकलीफ़ क्यों हो रही थी? उसके अल्फाज से उसके दूर जाने का ख्याल उसे ज़िंदा दरकियोर क्यों कर रहा था? वो तो यही सोच चाहता था कि वो खुद छोड़ जाए उसे, फिर अब वो क्यों रोक रहा था? और अब तो मेरा वजूद नापाक हो चुका है। न जाने मेरे साथ क्या हो चुका है। अब तो मेरी तस्वीरें पूरे शहर में फैल चुकी होंगी। वो किसी गैर मरई नुक्ते को देख कर बड़बड़ाई। नहीं, ऐसा मत कहो। वो तड़प कही तो गया था उसकी बात सुनकर, मगर नबीहा ने जैसे सुना ही नहीं। वो इस वक्त यूके के चौथे मसरूफ़ तरीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा आती जाती ट्रेनों और उनमें से निकलते लोगों को देख रहा था। उतने रश के बावजूद वो खुद को तन्हा और अकेला महसूस कर रहा था। वो जो कभी बहुत सोशल हुआ करता था आज इस भीड़ में उसे उदास और अजनबी लग रहा था। तो आज उसे गए हुए 1 माह 21 दिन और 14 घंटे हो गए। उसे आंखें मूंद कर बेंच की पुष्ट से सर टिकाए हुए सोचा। उसके जहन में शहरियार और सबीहा के बोले गए अल्फाज गूंजने लगे जो रबीहा ने पाकिस्तान पहुँचते ही उन्होंने फ़ोन पर कहा थे। तुमने बहुत मायूस किया है शाहवेज, शहरियार ने कहा था। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपनी मरी हुई बहन के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। क्या बन के वो यहाँ से गई थी और क्या बन के तुमने उसे वापस भेजा? वो चिल्ला नहीं रहे थे, बस दुखी लहजे में बोल रहे थे, शिकस्ता और मायूस कर। मैंने तो ये सोचकर तुम्हारे कहने पर उससे राब्ता ख़त्म कर दिया था कि तुम चाहते हो कि यहाँ के लोगों को भूल करो, वहाँ से के माहौल को और लोगों में आसानी से एडजस्ट सोचो कर जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम उससे बदतरीन सलूक करने वाले हो, वरना कभी उसको वहाँ ना भिजवाता। शाहवेज बहुत देर तक सबीहा खामोश रही थी। क्या हाल करके भेजा है तुमने उसका? शहरियार के बरकेस वो काफ़ी गुस्से से बोल रही थी। पहली बार वो नापसंद थी तो मत लेकर जाते, यहीं रहने देते। तुमने उसमें उससे ज़िंदगी की ख्वाहिश ही ख़त्म कर दी है। मुझे यकीन है कि उसने हमें अभी अभी पूरी बात नहीं बताई। वो ये नहीं जानता था कि नबीहा ने वहाँ जाकर क्या क्या बताया था। इतना तो उसे यकीन था कि वो कभी भी तमाम हकीकत नहीं बताएगी, क्योंकि वो दुनिया को अपने ज़ख्म दिखाने के आदी नहीं थी। न जाने कब कैसे वो मेरे दिल में अंदर तक बस गई कि अब उसके बगैर पूरी दुनिया खाली लग रही है। उसकी आंखें खोलकर पूरे स्टेशन पर नज़र दौड़ाए हुए सोचा, मगर उसका जाना भी तो ज़रूरी था कि मार्टिन और उसका गैंग इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। एक के बाद एक मंजर उसके जहन को स्क्रीन पर उभरा था। नबीहा का मैनचेस्टर एयरपोर्ट से देखकर खुशी से बेख्तियार होकर उसकी तरफ बढ़ना और उसका सर्द रवैया, दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करना, रूह को छलनी करते तंज इल्ज़ाम तराशी और किरदार कशी, अपनी चीज़ें समेटते हुए उसका बेबसी से रोना, शिकवा करना आंखें, और फिर वह तकलीफ दे मुंसर वो कैमरा जिसे अस्पताल आने के चंद घंटों बाद उसे पूरी कुव्वत से रोड पर फेंका था और फिर एक लोहे
کے راڈ سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جانے سے پہلے نبیہ کا سرد اور سپاٹ انداز، مجھے ایک بار تو اس کے پاس جانا ہے، اسے منانے کی کوشش کرنی ہے، اسے واپس لانا ہے، اسے فیصلہ کن انداز میں سوچا، اسے یقین دلانا ہے کہ وہ میرے لیے جنت کے پھول کی طرح پاکیزہ ہے۔ ہاں بس جلد جلد مجھے اس کے پاس پلٹنا ہے۔ کہو وہ دشت کیسا تھا، جدھر سب کچھ لٹا آئے، جدھر آنکھیں گواہ آئے، کہاں سیلاب جیسا تھا، بہت چاہا کہ بچ نکلے مگر سب کچھ بہا آئے۔ کہو وہ ہیچر کیسا تھا، کبھی چھو کر اسے دیکھا تو تم نے کیا بھلا پایا؟ کہا بس آگ جیسا تھا، اسے چھو کر تو اپنی روح یہ تن من چلا آئے۔ کہو وہ سل کیسا تھا، وہ وصل کیسا تھا، تمہیں جب چھو لیا اس نے تو کیا احساس جاگا تھا؟ کہا ایک راستے جیسا جدھر سے بس گزرنا تھا مکان لیکن بنا آئے۔ کہا وہ چاند کیسا تھا، فلک سے جو اترا آیا تمہاری آنکھ میں بسنے۔ کہا بس خواب جیسا تھا، نہیں تعبیر تھی جس کی اسے ایک شب صلا آئے۔ کہو وہ عشق کیسا تھا، بنا پرکھے کیا کیا تم نے؟ کہا تتلی کے رنگ جیسا، بہت کچا انوکھا سا، جبھی اس کو بھولا آئے۔ کہو وہ نام کیسا تھا جسے سراہوں اور چنچل ہواؤں پہ لکھا تم نے؟ کہا بس موسموں جیسا، نہ جانے کس گھڑی کس پل کس روح میں مٹا آئے۔ رات کے 2 بج چکے تھے مگر نیند اس پر اب تک مہربان نہیں ہوئی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اس کی نظریں کھڑکی سے نظر آتے سیاہ آسمان پر تھی، چاند اور تارے سیاہ بادلوں میں چھپے ہوئے تھے، جیسے آج کی رات آسمان کو ویران رکھنے کا ارادہ تھا۔ اس کی زندگی بھی اس کے آسمان کی طرح تھی، سیاہ، ویران اور تنہا تو پہلے بھی تھی، مگر اب ناامیدی کی سیاہ حد سے سوا تھی۔ اسپتال سے گھر آتے اسے پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاویز اسے زبردستی روک لے گا، مگر اس نے ایک دو بار بعد چپ سادھی لی تھی اور بہت خاموشی سے اس کے جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسے شہریار لینے آئے تو ایک عرصے بعد انہیں دیکھتے اس نے اپنا ثبت کھو دیا۔ گھر آتے آتے وہ رو رو کر ڈھال ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر بہت مشکل سے شہریار نے صبیحہ کے ساتھ مل کر سنبھالا تھا اور پھر ان کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلی گئی، ایک بات، ہر لمحہ اذیت کا، شاویز کا وحشیانہ سلوک اور پھر اس کے کردار پر الزام تراشی۔ ہاں بس اغوا ہونے والی بات وہ نہ بتا سکی، اجڑے امیدوں، خوابوں اور خواہشوں اور خوشیوں سے خالی دن۔ وہ صبح اٹھتی، شہریار اور صبیحہ کے ساتھ ناشتہ کرتی اور بس اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ شہریار نے بہت کوشش کی کہ وہ بولے، بات کرے، مگر اس نے اپنے گرد بے ہستی کی فصیل کھڑی کر لی تھی۔ صبیحہ نے بہت بار کوشش کی وہ ان کے ساتھ باہر آئے، جائے، گھومے پھرے، کہے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے۔ شہریار نے اسے یہاں کی کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی قائل کرنا چاہا، مگر نتیجہ وہی نکلا، انکار۔ نبیہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شہریار اور صبیحہ کے ساتھ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ بیٹا ان سوچوں میں گم ہو، ناشتہ کرو، اور یہ آملیٹ تو تم نے لیا ہی نہیں، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہو تم۔ صبیحہ نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا۔ ممی پلیز میں کھا چکی ہوں۔ نبیہ نے انہیں روکا، چہرہ دیکھو اپنا کتنا ڈل ہو رہا ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کھاؤ فوراً جب سے واپس آئی ہو۔ صبیحہ بیگم اس کا اسی طرح خیال رکھنے لگی تھی، ان دونوں کی بے پناہ محبت اور توجہ کا ہی اثر تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھال لیا تھا۔ گڈ مارننگ گائز، آئی ہوپ میں لیٹ نہیں ہوا۔ اپنی سوچوں میں گم نبیہ نے ٹھٹک کر ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے آتے فریش اور خوشبوؤں سے مہکتے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب مسکراتے ہوئے صبیحہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ شہریار اور صبیحہ نے عام سے لہجے میں اسے وش کیا، یعنی وہ مل چکے تھے اس سے۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا، شاید رات میں کسی پہر۔ کیسی ہو، وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کہ عرصے بعد بے تکلف دوست ملنے پر ایک دوسرے کا حال حوال پوچھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب ممی ماموں کے سامنے وہ خاموش تو نہیں رہ سکتی تھی، اس سے مختصر جواب دے کر تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ 3 ماہ بعد اسے اپنے سامنے فریش اور مطمئن دیکھ کر نبیہ ایک بار پھر اسی کیفیت میں چلی گئی جس سے وہ مشکل چھٹکارا حاصل کر پائی تھی۔ اسے اتنی اذیت میں مبتلا کر کے وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے معلوم تھا کہ ایک دن وہ واپس اپنے گھر آئے گا، مگر ان کا سامنا اتنی جلدی ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد آ کر کچھ وقت گزارنے کے بعد جب وہ سنبھلی تو دماغ نے کہا کہ تم یہاں ساری زندگی کیسے رہ سکتی ہو، آج نہیں تو کل شاویز کو واپس آنا ہی ہے، اب اس کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی ہے، کب تک؟ اس کے ماں باپ تمہاری خاطر اس سے ناراض رہیں گے، ایک دن تو وہ لوٹے گا ہی، تب تو تمہیں جانا ہی ہوگا۔ مگر دل راضی نہ ہوا، ایک بار وہ گھر سے نکلنے کا انجام دیکھ چکی تھی، اب دوبارہ اس میں ہمت نہیں تھی یہاں سے جانے کی اور تنہا زندگی بسر کرنے کی۔ جو بھی تھا وہ اس گھر میں محفوظ تھی۔ ہاں تو صاحبزادے اب کیا ارادہ ہے آپ کے؟ شہریار ناشتہ ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بس ریسٹ کرنا ہے اور کچھ آدھے ادھورے کام مکمل کرنے ہیں۔ کن آنکھوں سے نبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے معنی خیز لہجے میں کہا،
अब थोड़े ज़िंदगी में संजीदा हो जाओ ज़िंदगी में। शहरयार बोले, जी बिल्कुल डैड, मैं तो कब का संजीदा हो चुका हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। एक बार फिर नबिया की तरफ गौर देखते हुए उसने जो मानी बात की थी वो गाहे बगाहे उस पर एक बार भरपूर नजर डाल लेता। शाहवेज उसकी नज़रों की चोरी पकड़ते हुए सबीहा तंबी लहजे में बोली, जी हुक्म मामा। अदब से कहते हुए उसने उन्हें आंख मारी, गोया वो उनका इशारा समझ गया था। उसके सारी गुफ्तगू के दौरान नबिया अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुकी थी। डैडी, मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे कुछ काम है। कुर्सी धकेलते हुए तेज़ी से उठी और किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। बहुत बदतमीज़ हो तुम, उस बेचारे को ठीक से नाश्ता भी नहीं करने दिया। शाहवेज, इधर जाओ, पहले ही बहुत कुछ गलत कर चुके हो तुम उसके साथ। सबीहा ने उस तरह उसके उठ जाने पर अफसोस के साथ कहा। शाहवेज उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर काफ़ी का मग लबों से लगा दिया। देखो शाहवेज, हम चाहते हैं इस बार जो भी फैसला करो वो तो हम दोनों की दिली रजामंदी से हो, खास करके रबीहा कि मैं इसके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल से वो दोबारा असम्बली है। तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो कि क्या चाहते हो। शहरयार ने संजीदगी से अपनी सोच से कहा, क्या शाहवेज कल रात ही पहुंचा था डैड, मैं अच्छी तरह सोचने के बाद आया हूँ, बल्कि हमारी दूसरी एनिवर्सरी पर ही फैसला कर चुका हूँ था कि अब मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ, बस उसे से ये बताने की नौबत ही नहीं आई और वह यहाँ से चली आई। शाहवेज ने अपने असली एतमाद से मुतवाज़िन लहजे में कहा, हाँ तो जब तुम उसकी गिरदार कशी करोगे तो वह कैसे वहाँ रुकती। सबीहा शिकायत अंदाज में बोली, मम्मा आप उससे कुछ ज़्यादा ही साइड नहीं ले रही बात बात पर, वरना पहले तो आप सिर्फ मुझे ही रिपोर्ट करती थी, ये 3 महीने में इतनी काया पलट गई कैसे। शाहवेज मसनूई संजीदगी से बोला, हाँ तो क्यों ना लूँ मैं उसकी साइड, तुम्हारी बेजा सपोर्ट नहीं तो तुम्हें इतना खुद सर बनाया है। और एक बात मेरी अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो, हम कभी उसे मनवाने या कन्वेंस करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। सब गड़बड़ तुमने ही की है तो अब को सब कुछ तुम खुद ही करोगे। सबीहा ने कोया सारा बार उसके कंधों पर डाल दिया। मामा, वो एहतजाजन बोला, और इस बार इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी भी अमल से उसके कोई तकलीफ ना पहुँचे। और आखिरी बात, जो भी करना है अपने हद में रहते हुए, वो तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत है, कोई गलत हरकत मत करना। शहरयार मेज से उठते हुए बोले और दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर कुछ सोचकर मुड़े, और जल्दी उसे हमें खुशखबरी सुनाना है ताकि हम रिसेप्शन की तैयारी शुरू करें। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की, आप रिसेप्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए डैड। शाहवेज ने पूरी यकीन लहजे में मुस्कुरा कर कहा। शाहवेज को वापस आए 2 हफ्ते हो चुके थे और आते साथ ही वो महम पर दिल जमाई से मसरूफ़ हो गया था। रबिया को स्टिच करने की महम, दिन भर चूँकि सिर्फ वही दोनों होते थे घर पर, तो वो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता। हालांकि उसे सामने देखकर नबीहा ने यही फैसला किया था कि उसे इग्नोर करेगी, उसका सामना कम से कम करने की कोशिश करेगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। वो कभी डाइनिंग टेबल पर उससे मुखातिब करता, नबीहा प्लीज़ ये चावल की डिश पास कर दो, कभी कहता नबीहा ज़रा ये सालन तो देना। हालांकि वह नबीहा के बजाय अक्सर उसके अपने या सबीहा के करीब रखी होती, मगर किसी को और को मुखातिब करना गोया हराम था। ये हमारे काकू को अफ़गानी पुलाव बिल्कुल बनाना नहीं आता, शायद कुकू को अफ़गानी पुलाव बिल्कुल बनाना नहीं आता, शायद उसने कभी तुम्हारे हाथ का पका अफ़गानी पुलाव नहीं खाया ना, इसलिए नहीं। प्लीज़ नबीहा किसी दिन उसके सामने बनाओ पुलाव ताकि उसे कुछ अकल है। वो इतने पुरसकून लहजे में कहता कि नबीहा को कभी कभी हैरत होती कि मानचेस्टर में उसके बनाए हुए खानों में ही शख्स कीड़े निकालता था या वो कोई और था। शाहवेज था। और 1-2 बार मम्मियों ने शाहवेज को उनकी बेतुकी फरमाइशों पर सरजिश भी की, तो जवाबन वो बहुत इत्मीनान से बोला, मम्मी आपने भी अपनी बहू के हाथों का जायका चखा नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। और बहू लफ्ज़ पर उसका दिल चाहा था कि सामने रखा पानी का जग उस पर उलटते। वो अपने लिए काफ़ी बना रही थी। जब वो किचन में दाखिल हुआ तो लो देती नजरें उस पर मरकूज़ किया। उसने गैर महसूस अंदाज में किचन में मौजूद नौकरों का काम के बहाने इधर उधर कर दिया और फिर नौ सब शुरू हो गया। ओह तुम काफ़ी बना रही हो, वाह तुम्हें मेरे बिन कहीं मेरी ज़रूरत का अंदाज़ा हो जाता है। शदीद तलब हो रही थी मुझे काफ़ी की। बेतकल्फ़ी से किचन टेबल पर उसके मुकाबिल बैठते हुए बोला, ये मैंने अपने लिए बनाया है। रबीहा को ने काफ़ी का घूंढ लेते हुए जताया, अच्छा तो मेरे लिए कभी बना दो। उसे मुतासिर हुए बगैर जवाब दिया, आप किसी मुलाजिम से कहते। रबीहा ने सपाट लहजे में इनकार किया और कप टेबल पर रख कर कुकीज़ खाने लगी। चलो भी यही शेयर कर लेते हैं, चलो भाई यही शेयर कर लेते हैं। अगले लम्हे ही उसने मग उठाकर लबों से लगा लिया। नबिया ने बेयकीनी नज़रों से उसकी जुर्रत मुलाहिजा की। ये मेरी झूठी कॉफ़ी थी। वो तंग कर बोली, तो बेनियाजी से आबरूज का आकर पूछा गया, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे। बहुत देर खामोश नज़रों से उसे देखने के बाद बिलाकर वह थक कर बोली, मुमकिन नहीं है, कोई और फरमाइश हो तो बताओ। वाह कैसी शान से उसने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी थी। यार बिया, और कब तक नाराज़ होगी। प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर
एवरीथिंग। शाहवेज ने मध्यम लहजे में मासत की। नबीहा, नबीहा नाम है मेरा, मुझे इसी नाम से सब पुकारते हैं। अब की बार उसने शाहवेज की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका लहजा तल्ख और जतलाता हुआ था। मैं सब नहीं हूँ बिया। शाहवेज ठहर कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। बिया बोल कर गोया अपने लफ्ज़ पर यकीन की महर सबत कर दी। उसकी बात पर नबीहा ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा और कुर्सी धकेल दी। तेज़ी से बाहर निकल गई। सबीहा की भांजी की शादी थी। नबीहा के लाखों बहानों के बावजूद सबीहा उसे ज़बरदस्ती साथ ले जा रही थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। उसे ही उन्हीं का लाया हुआ ड्रेस से बेतन किया था। फिरोजी रंग की कलियों वाली फ्रॉक थी जिस पर रॉयल ब्लू और सिल्वर रंगीनियों से नाजुक सा काम हुआ था। दुपट्टे को उसने जदीद तरीके से सेट करते हुए सर पर स्कार्फ की मानिद ले लिया था, जिससे उसकी शख्सियत मजीद पुरवकार नजर आ रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लाइट पिंक ग्लॉस लगाकर वो रूम से बाहर आ गई और लॉन्च में बैठकर सबका इंतजार करने लगी। आज तीनों के कफ बंद करते वह शाहवेज तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। जब आखिरी सीढ़ी पर ठिठक रह गया, होंठों को सीटी बजाने वाले अंदाज में सकेटते हुए चंद मिनटों से देखता और फिर दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। तुम हो गई तैयार? नरम गरम आंखों से उसे देखते हुए वो गोया हुआ। जी बस मम्मी डैडी का इंतजार। आहिस्ता से जवाब देती वो उसके कदरे दूर जाने लगी। जब उसने पुकार लिया, सुनो जी, उसने मुड़कर सवालिया नजरों से देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत बहुत एलिगेंट। इनफैक्ट आज से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई लड़की हिजाब में इतनी ज़्यादा बावकार भी लग सकती है। आई एम अमेज़्ड। शाहवेज से मुस्कुराते हुए उसके दिल की तारीफ की। न जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि नबीहा की नज़रें बेख्तियारी चली गई। लम्हे के लिए उसकी पलकों पर लर्जिश भी हुई, मगर अगले लम्हे उसे खुद को संभाल लिया था और लम्हों के इस खेल ने शाहवेज को एक बार फिर मबहूत कर दिया। शुक्रिया। न जाने क्यों वो चाहते हुए भी उससे कोई सख्त बात न कह सकी। ये डर और खौफ नहीं था जैसे कि वो हमेशा शाहवेज से बात करते हुए से महसूस होता था। आज कुछ और एहसास जगा था उसके अंदर जिसे वो कोई नाम ना दे पाई थी। इससे पहले कि उसमें मज़ीद कोई गुफ्तगू होती, शहरयार और सबीहा सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दिए। तुम दोनों हो गए तैयार? चलो, काफ़ी देर हो चुकी है हमें, सबीहा ने उजरत में कहा। हाँ चले। वैसे डैड, आप और मम्मी बहुत शानदार लग रहे हैं, हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ चलते हुए परफेक्ट कपल। शाहवेज ने अपने एक आंख दबाते हुए शरारत से कहा तो दोनों मुस्कुरा दिए। सबीहा नबीहा को लेकर आगे बढ़ गई, जबकि शहरयार दास्ता उसके साथ रुक गए। और तुम दोनों भी मुस्कुरा दिए। मेरी दुआ है कि आज से 30 साल बाद हमारा बेटा भी तुम दोनों को यही कहे। शहरयार ने दिल से दुआ दी। उनकी बात पर शाहवेज भी बेख्तियार हंसता चला गया। डैड, आपका भी जवाब नहीं, यहाँ तो शादी के लाले पड़े हैं और आप 30 साल बाद का नक्शा खींच रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा। उसने ठंडी आह भरी। वैसे अगर ये बात आप अपनी बहू के सामने कहते तो मुझे उसका लाल टमाटर चेहरा देखने को मिल जाता, शाहवेज ने शौकी से कहा। तो वो दोनों मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मेहंदी का वही माहौल था जो अक्सर अपलेट क्लास के फंक्शन में हुआ करता था। रंग वो बुका सैलाब, संसते बेफिक्र चेहरे, बेबाक शौक मर्द, फैशन के नाम पर नीम बरहाना औरतें, खिलखिलाहटें, मुस्कुराहटें, हल्ला गुल्ला करती नौजवान नस्ल। अपने लिए अलग थलग मेज़ तलाश करके वो वहाँ बैठ गई और फंक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। खाने के बाद फिर डांस और म्यूज़िक का हंगामा जाग उठा। सबीहा ने उसे अपनी भतीजी समन के हवाले किया कि वो उसे अपने साथ साथ रखे। समन की शक्ल से बेसारी टपकने लगी थी। उस हुक्म पर जारत मजबूरी पुप्पो से हामी भरना पड़ी। उसकी शक्ल देखकर नबीहा को खफत महसूस हुई, मगर वो भी सबीहा को इनकार न कर सके और स्टेज के पास सबके साथ आकर बैठ गई। पहले लड़के वालों ने अपने डांस के जौहर दिखाए, फिर लड़की वालों ने अपनी महारत पर दाद वसूल की। शाहवेज भी उन ही सबके साथ बैठा इंजॉय कर रहा था। सब समन ने उसे मुखातिब किया, शाहवेज भाई, अब आप भी तो कुछ सुनाए हमें। डांस से तो आपने इनकार कर दिया। देखिए, लड़के के दोस्त ने कितना अच्छा गाया है, अब हमारी इज्जत का मामला है। पहले तो उसने इनकार किया, मगर सबके बेहद इसरार पर उसे मानते ही बनी। दरअसल उसने अब नबीहा को उन सब में बैठे देखा था। एक भरपूर नज़र उसके ताल्लुक सरापे पर डालकर वो उठा और स्टेज पर जाकर गिटार संभालिया। दिस सॉन्ग इज़ फॉर समवन वेरी स्पेशल टू मी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबने कोर्स में मानी खेजी से ओ किया। तो मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ, यही हसरत है मेरी। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। बहुत खूबसूरती उसने गाने का आगाज़ किया था। उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी और वह किसी मंचे हुए गुलकार की तरह ही गा रहा था। सर और ताल का मुकम्मल इदराक लिए गिटार को महारत से बजाता हुआ उस वक़्त वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था, सिवाय एक लड़की के। इसका पारा चढ़ रहा था। गाना ख़त्म हुआ तो सभी ने तालियां और सीटियां बचाकर उसे दाद दिए। वह तमाश से मुस्कुराता हुआ स्टेज से उतरा और बड़े हक के साथ दाद वसूल करता रहा। शाहवेज भाई, सच बताएं, वो समवन स्पेशल यही है ना? इस फंक्शन में समन ने आंखें घुमाकर मायने खेज मुस्कुराहट से पूछा। हाँ बिल्कुल, उसने भी इत्मीनान से कहते हुए नबीहा का इत्मीनान गायब किया था। उसे लगा कि अब वो उसका नाम ले देगा, क्योंकि वो शौक होने के साथ
के साथ निडर भी था। उसके इकरार पर आसपास खड़ी तमाम लड़कियों के दिल एक बार फिर जोर से धड़के थे। शावेज की तरफ उन लड़कियों के दमकते चेहरे देखकर हैरान रह गए। कितने बेवकूफ़ हैं ये सब। कोई मुझसे पूछे इस बज़ाहिर डिसेंट शख्स की हकीकत। आप लोगों को कैसा लगा मेरा गाना? अच्छा लगा ना? गाया ना? वापसी पर ड्राइव करते हुए उसने सब ही को मुखातिब किया था। हाँ बहुत। शहरियार और सभी ने मुस्कुराते हुए तायद की जबकि वो उसकी राय लेना चाह रहा था। वो खामोशी से बाहर देखती रही। और तुम्हें भी? कि उसने बराह रास्त सवाल किया पूछा। बस ठीक था, उसे बेनियाजी से जवाब दिया, वरना उसने दिल ही दिल में इतराफ़ किया था कि वो एक अच्छा सिंगर है। ठीक, ओके, इसका मतलब है कि तुमने गाना तो जैसे सुना है। बहुत नॉर्मल लहजे में कहते हुए वो नबीहा को अब नॉर्मल लगा था। उसे जानबूझकर बस ठीक कहा था ताकि उसे हैरानी और दुख हो के उस सब जिसके लिए उसे गाया उससे ही पसंद नहीं आया, मगर वहाँ तो इत्मीनान से वो अपनी मर्ज़ी का मतलब अख़ज़ कर चुका था और बड़ा सरशार नज़र आता। शावेज़ की बात पर सबिहा और शहरियार दोनों बेसाख्ता मुस्कुराए थे। दोनों दूसरी जानब भी है उसे घूर कर रह गई थी। मार्च की रंगीन और पुरसकून शाम में वो लॉन में काफ़ी देर चहलकदमी करने के बाद जब वापस अपने कमरे में लौटी, ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक गई। अपने बिस्तर पर जूतों समेत पुरसकून अंदाज में लेटे शावेज़ को वो आंखें फाड़े देख रही थी। वो मज़े से उसके बिस्तर पर चत लेटा था। आई पैड पर मौसीकी सुन रहा था। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफ़ा, लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयां। उससे नाराज़ हूँ, क्यों बेआवाज़ हूँ, मेरी खामोशियों में सज़ा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दोनों बाजू सीने पर बांधे वो कड़े तेवर लिए पूछ रही थी। मैं हूँ हीरो तेरा। उसे जानबूझकर वक्फा दिया। सुन रहा हूँ, पुरसकून अंदाज में जवाब दिया आया था। मेरी मौजूदगी और इजाज़त के बगैर आप यहाँ क्यों आए? ये मेरा रूम है। उसे भी आया। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा कि तुम तो मेरे रूम में नहीं आओगी। मैं नहीं आ जाता हूँ। वो अभी भी बेफिक्री से लेटा हुआ पाँव हिलाते हुए गाना एंजॉय कर रहा था। तेरी वजह से है मेरी जीने की सभी ख्वाहिशें, पालो तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें, मैं बस तेरी बनूँ, बिन तेरे ना रहूँ। मैंने तो मांगी है ये दुआ, मैं हूँ हीरो तेरा। आप ये छिछोड़ा गाना बंद करने की ज़हमत करेंगे? अब के वो जिद होकर तेज़ लहजे में बोली। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। वैसे इतना भी बुरा नहीं सॉन्ग, अगर तुम अल्फाज पर गौर करो तो। मासरत ख्वाह लहजे में कहते हुए आखिर में वो मानी खेजी से बोला था। मैं इस बात पर गौर ना करूँ कि आप मेरे रूम में क्यों हैं? मैं तो बात करने आया था तुमसे, तुम थी नहीं तो सोचा यहीं लेट कर थोड़ा म्यूज़िक ही सुन लूँ और साथ साथ तुम्हारा इंतज़ार भी। उसने इत्मीनान से जवाब वजाहत की। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। वैसे इतना भी बुरा नहीं सॉन्ग, अगर तुम अल्फाज पर गौर करो तो। माज़रत ख्वाह लहजे में कहते हुए आखिर में वो मानी खेजी से बोला। मैं इस बात पर गौर क्यों ना करूँ कि आप मेरे रूम में क्यों हैं? मैं तो बात करने आया था तुमसे, तुम थी नहीं तो सोचा यहीं लेट कर थोड़ा म्यूज़िक सुन लूँ और साथ साथ तुम्हारा इंतज़ार भी। उससे इत्मीनान से वजाहत की। नबीहा को महसूस हुआ कि वो अपनी बात के बगैर यहाँ से हिलेगा नहीं, वैसे हिलेगा भी नहीं। क्या बात करने आए थे आप? बिलाखिर उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में पूछा। बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो सोचा कि तुमसे थोड़ी बातें ही हो जाए। नबीहा के इतनी जल्दी हथियार डालने पर उसने बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को बेमुश्किल रोका। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड्स को जो कि मुझसे किरदार में बेहतर है, वो कहाँ गई? अब के उसके तर्ज लहजे में तंज की आमजेश थी। बिया प्लीज़ यूँ मत कहो। वो करंट खाकर बिस्तर से उठा था। कुछ देर पहले के इत्मीनान और शौकी अक्सर गायब थी। वो जो भी मैंने कहा था प्लीज़ उसे भूल जाओ। तुम्हारा और उनका कोई मुआसना नहीं। मैं कब का सबसे कुछ छोड़ चुका हूँ, मेरा यकीन करो प्लीज़। इल्तिजाई अंदाज में कहते हुए वो उसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया। नबीहा ने ओह हो कहकर नजरें फेर ली। तुम किसी और का बात का यकीन करो ना करो, बस इस एक बात का यकीन कर लो कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ बिया। हाँ तब भी इस तरह मेरे कमरे में आए हैं आप। अभी कोई नौकर आपको मेरे रूम में देख ले तो क्या सोचेगा वो? तब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इनकी नज़रों में? उसने भीगे लहजे में बात मुकम्मल की। पहली बात तो ये कि यहाँ के सब ही मुलाजिम वाकिफ़ है कि हमारे रिश्ते से ना भी होते तो मुझे परवाह नहीं थी। इज़्ज़त वाली बात पर पल भर में उसका मूड और लहजा बदला था। और जो दूसरी बात ये कि किसी में इतनी हिम्मत है कि तुमसे कोई सवाल कर सके? नाम बताओ उसका, मैं अभी फारिग करता हूँ उसे। अटल लहजे में बोलता वह संजीदगी से उसके जवाब का मुंतज़िर था। नबीहा सर झुकाए अपने आंसू सबत करने की कोशिश में हल्कान हो रही थी। प्लीज़ अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे मत मजबूर करें कि मैं दोबारा घर छोड़ दूँ। कहाँ जाऊँगी? कोई नहीं, घर नहीं मेरा। बहुत चाहा मैंने कहा कि आपके घर से दूर चली जाऊँ, मगर अब किसी मार्टन और विलियम से धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं, फिर क्यों आप मेरा पीछा नहीं छोड़ते? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। बेबसी से रोते हुए उसने आखिर में बाकी हाथ जोड़ लिए थे। इंतहा थी उसके सब्र की, सबूत था उसकी जहनी अजियत और जज्बाती तोड़ फोड़ का। बिया प्लीज़ ये क्या कर रही हो? उसके इस अमल पर शावेज यकदम भौंकला गया।
तेज़ी से उसके जड़े हुए हाथ थामे। प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? शाहवेज़ को अफ़सोस हुआ कि उसने बिलावजह इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए इसे बातों में उलझाया और रुला दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, मुझे एतबार नहीं है आप पर। नबीहा ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराए और हाथ के पुश से आंसू साफ़ किए। उसके लहजे में मौजूद बदगुमानी और बेएतबारी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया था शाहवेज़ ने। उसके दिल में सन्नाटा उतरता चला गया था। अब आपका क्या भरोसा कि अपने किसी दोस्त को एक रात के लिए तोहफ़तन दे दे मुझे फिर अभी उससे पहले वार पर वो नहीं संभल पाया था कि उसके अगले जुमले ने शाहवेज़ को पूरी कुव्वत से कुएं में धकेल दिया। उसे किसी चाबक की तरह ही लगा था। नबीहा का तंज़िया जुमला नबीहा कुछ लबों से बमुश्किल बोला था। वो बेबस बेयकीनी से उसे देख कर रह गया था। बदगुमानी की सबसे आखिरी सीढ़ी पर वो उसे खड़ी नजर आई थी, खुद से हज़ारों साल की मसाफत में नाकाबिले रसाई। शाहवेज़ को आज भी उसका वो ज़ख्मी लहजा याद था जब उसने ये कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि नबीहा की गलत फहमी कैसे दूर करे। शाहवेज़ के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वह सब कहकर देने वाला निडर और मुँह फट इंसान आज बेबसी और सुलह होंठों के साथ मुंह सामने खड़े लड़की को बस तके जा रहा था। फिर खुद पर काबू पाकर वो तेज़ी से कमरे से निकलता चला गया। वो कब से शीशे के इस पार नबीहा को पिछले गार्डन में मशरूम सूप पे बैठा देख रहा था। वो इस घर में इसके सबसे पसंदीदा जगह थी, पुरसकून और खामोश जोगोशा। सारा घर शहरियार ने माहिर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया था, सिवाय इस हिस्से के जैसे शाहवेज़ ने पहले किनास पर रंगों की मुद्दत से तख्लीक किया था और फिर हकीकत में तामीर करवाया था। चंद लम्हे शाहवेज़ ने कुछ सोचा और फिर फैसला कुन अंदाज में रबीहा की तरफ बढ़ा। बिया, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके नज़दीक खड़े होते हुए शाहवेज़ बोला। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि एकदम चौंक कर शाहवेज़ की सिमत देखने लगी। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा नाम नबीहा है। बिया नहीं, वो जो जानती थी कि उस ढीठ आदमी पर कुछ असर नहीं होगा, मगर फिर भी अपने अल्फाज कवाए। प्लीज़, मैं बहुत संजीदा बात करने आया हूँ। मैं तो जैसे बेकार बात कर रही थी। नबीहा ने जल के सोचा, अब क्या बात करनी रह गई है? मैं डैडी को फाइनल बात करने का सोच रही हूँ, डाइवोर्स के मतलब। ओह सॉरी, मेरा मतलब है मामू से। उसे अपने लहजे को हत्तल मुकद्दर से सरी रखा था। शाहवेज़ से तड़प कर उसके सपाट चेहरे को देखा कि ये वही लड़की थी जो महज एक परफॉर्मेंस पर दो दिलों के पिछड़ने पर रो रही थी और आज खुद ही अलैदगी की बात कर रही थी। कितना कुछ तब्दील हो चुका था। तासुर लहजे वही थे, मगर चेहरे और जुबान बदल चुके थे। कभी वो यूं ही तड़पती थी उसकी बातों पर, आज वो तड़प रहा था उसके सरदर सपाट अंदाज पर। तुम कह सकते हो, तुम्हें हक है मेरे डैडी कहने का, बल्कि सिर्फ तुम्हें ही हक है। मैंने तो बेटा होने का फ़र्ज़ कभी नहीं निभाया। प्लीज़ बार बार मेरे सामने उन्हें मामू बोलकर मेरा एहसास जुर्म मत बढ़ाओ। उसका अंदाज इल्तिजाई था। हमारे बीच अब इस अल्फाज के अलावा और कुछ नहीं बचा। अगले लम्हे बेदर्दी से उसकी इल्तिजा रद्द की गई थी, जिस पर शाहवेज़ सबक से लब फेंचे उसे तकता रहा था, जबकि वह मसनूई आबशार से गिरते पानी पर नजरें जमाए बैठी थी। तके अंदाज में वो दूसरे मशरूम से स्टूल पर बैठ गया। उसके बैठने पर नबीहा तेज़ी से जाने के लिए उठी थी, मगर शाहवेज़ ने धीरे से उसका हाथ थाम कर उसे रोका। मेरी चंद बातें सुन लो, फिर चले जाना। वो उसे सवार नज़रों से देखती दोबारा बैठ गई। मेरा ताल्लुक जिस क्लास से है, वहाँ मुझ जैसे लड़के हमेशा आज़ादी, मनमानी, अयाशी और हर धर्मी का ही सबक बढ़ते हैं। बहुत देर खामोशी रहने के बाद वो धीमा लहजे में बोला था, तुमसे निकाह मैंने सिर्फ डैडी की मजबूर करने पर ही किया था। मेरा इरादा यही था कि मैं किसी तरह इस निकाह को ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना यही चाहिए। मगर मैं नहीं जानता था कि वो चंद मिनटों के लिए मिनट के लिए रुक गया। मुझे नहीं मालूम था तुम मुझे पहली बार कब अच्छी लगी। शायद उस वक्त जब तुम मेरे रूम में मेरे बराबर बैठी मेरा सर दबा रही थी और मुझे पर दुआएं पढ़कर दम कर रही थी, या फिर शायद उस वक्त जब तुम ससुर के आलम में तलावत कर रही थी। उसकी इस बात पर नबीहा ने बेसाख्ता उसे देखा था। मैंने उस पेंटिंग का आइडिया तुमसे ही लिया था। जब मेरे प्रोफेसर ने वो पेंटिंग खरीदने के लिए कहा तो उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो पेंटिंग किसी को नहीं बेचूंगा। क्यों? ये मैं खुद भी नहीं चाहता था। अब उन सब बातों का क्या मकसद? नबीहा ने सजाया क्या? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत करप्ट समझती हो। एनिवर्सरी के दिन डिनर के बाद तुम्हारी सारी बात सुनकर मैंने यही जाना था। मैं अपने आप को अच्छा साबित भी नहीं कर रहा था, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सिर्फ इन लड़कियों की तरफ बढ़ता था जो पहले अपना इंटरेस्ट जाहिर करती थी मुझ पर। कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की मैंने, ना ही किसी को मजबूर किया। वो तमाम लड़के मेरी शख्सियत, जहानत और बेतहाशा दौलत से मुतासिर होकर मेरी तरफ बढ़ती थी। मैं चाहे कितना करप्ट सही, मगर नफ्स का गुलाम और हवस ज़दा नहीं हूँ, और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। तुम खुद बताओ, क्या तुमने मेरी आंखों में या मेरे किसी भी अंदाज में अपने लिए हवस महसूस की? कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? तुम तन्हा रहती थी मेरे साथ। मैं चाहता तो बहुत आसानी से तुम्हें हासिल कर सकता था, मगर मैंने कभी नशे की हालत में भी तुम्हारी तरफ गंदी निगाहों से नहीं देखा। वो सच बोल रहा था, और ये बात वो खुद भी जानती थी कि शाहवेज़ ने कभी उसे बुरी नज़रों से नहीं देखा था। ना,
نہ ہی اس نے کبھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، ایک بات کا اعتراض ضرور کرنا چاہوں گی کہ تمہیں دیکھنے کی خواہش بہت شدت سے ابھرتی تھی میرے اندر، لیکن وہ بس ایک خواہش، ایک آرزو تھی، ہوس نہیں، اور شاید اسی آرزو کو دبانے کے لیے میں نے دوسری لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اس بات کے اعتراف خود سے کرنے کی میں بہت دیر کر دی، میں نے اپنے ہی دل کے خلاف محاذ کھول لیا تھا، مگر تمہارے صبر اور خاموشی نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر ہی دیا۔ مجھے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ آپ کو مجھ سے نفرت جو تھی، شدید ترین نفرت۔ نبیہ نے تند لہجے میں کہا، بیا، ایک مرد اس عورت کی عزت سے کھیلتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، جسے برباد کرنا چاہتا ہو۔ تم سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر طریقہ موقع اور کیا ہو سکتا تھا کہ میں چند ماہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا اور پھر پھینک دیتا، مگر کبھی بھولے سے بھی میں نے ایسا نہیں سوچا۔ تم نے پوچھا تھا نا اس رات کی بھی کہ میں تم پر عنایت کیوں نہیں کر رہا، کیوں کر رہا ہوں میں، تم صحیح تھی، وہ سب ترس اور ہمدردی میں نہیں تھا، مگر تمہارا اگلا تجزیہ بالکل غلط تھا۔ تم نے کہا تھا ہمارے بیچ محبت کی گنجائش نہیں ہے، تم نے غلط کہا تھا، محبت ہی تھی، وہ محبت ہی ہے۔ تم اگر اس رات وہ قیمت معاوضے والی بات نہ کرتی تو چند منٹ بعد میں تم سے اظہار محبت کر دیتا، اپنی شدتیں تم پر عیاں کر دیتا، مگر پھر تمہاری اگلی باتوں نے مجھے منہ کے بل پر زمین پر پٹکا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں گرانا اور توڑنا چاہتا ہوں، مگر تم شاید یہ نہیں چاہتی کہ اس رات میں نے تم سے اپنی محبت کے اعتراف کرنے والا تھا۔ وہ بہت دکھ سے بول رہا تھا، چہرے پر پھیلا کرب اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس وقت اسے ان قیمتی لمحوں کے بے ثمر گزر جانے کا بے پناہ صدمہ ہے۔ وہ جگہ اور وہ دن میں وہ خاص اس مقصد کے لیے منتخب کیے تھے۔ مجھے لگا جب وہ پرفارمنس دیکھنے کے بعد میں تمہیں اپنے دل کا حال سناؤں گا تو تم میرے یقین ضرور کرو گی، مگر پھر یہ جاننے کے بعد کہ تم میری محبت کے اعتبار نہیں کرو گی، یہی سمجھو گی کہ میں تمہیں صرف حاصل کرنے کے لیے محبت کا جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجھے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا، اپنے لیے میں اپنی تمام تر بہادری کے باوجود اپنے سچے جذبات کو یوں بے مول ہوتا دیکھنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ اتنے مہینے میں میں نے جتنا بھی تم پر الزام ظلم کیا تھا اور جتنی تمہیں اذیتیں ہوئی تھی ان سب کا بدلہ تم نے اپنے اس ایک جملے سے اتارا تھا کہ میں معاوضہ وہ لب بھیج گیا۔ نبیہ گم سم سی سر جھکائے ان باتوں کو سن رہی تھی، اور پھر ہمارے بیچ سب غلط ہوتا چلا گیا۔ پہلے وہ پروفیسر ولیمز والا واقعہ، تم سے ساری بات جان کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے انگاروں پر جلا دیا ہو، اور میں اس وقت تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ کر تمہیں پوری دنیا کی غلیظ نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا کر نہیں سکا۔ ہاں، یونی میں تمہاری پہرے داری شروع کر دی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ اب اس کے لہجے میں شکستی اور بچتاوے بول رہے تھے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مجھے معاف کر سکتی ہو اس روز کے لیے؟ مکی کو وہاں تمہارے اتنے نزدیک دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے جانے کیا کیا بولتا چلا گیا تمہیں، مگر اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ ہاں، اس سارے سین کا بس ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رنگین وقت گزار رہی تھی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح بولی، کتنے مان اور امید سے میں نے آپ کی طرف بڑھی تھی، مگر آپ نے نفرت اور بے اعتباری سے خود سے الگ کر دیا۔ آپ نے مجھے طوائف کہا تھا اور کس قسمت کی ستم ظریفی دیکھے اس نے مجھے اگلے چند گھنٹوں میں وہ بھی بنا دیا۔ وہ خود ہی اپنے آپ پر ہنسی تھی، بڑی اذیت، بڑا کر پوشیدہ تھا اس کی ہنسی میں۔ نبیہ، پلیز یہ لفظ استعمال نہ کرو اپنے لیے، مجھے معاف کر دو، غصے نے مجھے انتا کر دیا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ غصے میں کہا، ورنہ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بڑھ کر بھروسہ ہے۔ تم اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ ہو کہ کبھی کوئی غلط سوچ بھی تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ بہت بے اختیار سی کیفیت میں شاہویز تڑپ کر بولا تھا۔ وہ اب سسک رہی تھی، لیکن نہ جانے کتنے لوگ میری وہ تصویریں دیکھیں۔ وہ بھیگ لہجے میں بولی تو شاہویز سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، ہرگز نہیں، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اس کیمرے کو میں کب کا توڑ چکا ہوں، پلیز ایسا مت سوچو۔ وہ دونوں اپنے اپنے دکھوں کو آنکھوں کے رستے بہا رہے تھے۔ جب میں تمہیں اس پارٹی میں لے کر گیا تھا تو تب مجھے اپنے اور تمہارے رشتے کا احساس نہیں تھا۔ پرسوں تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھے پر اعتبار نہیں، اس لیے تم میرے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، لیکن میرا یقین کرو نبیہ کہ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں بے عمل کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہنے لگا ہوں میں تمہیں۔ جب تم بنا بتائے چلی گئی تھی تو مجھے لگا کہ میری دنیا سے روشنی، خوشی، سکون سب کچھ ختم ہو گیا۔ چلتے ہوئے گھر میں تمہارے تنہا ہونے کا احساس بہت اذیت ناک تھا۔ ان چند لمحوں میں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس وقت میں بے ساختہ ہی اللہ سے میں پہلی بار پورے دل سے دعا مانگی تھی۔ میں نے تمہارے لیے، تمہاری سلامتی اور صحت کے لیے یہ چند ماہ جو میں نے تمہارے بغیر گزارے ہیں یہ کسی آزمائش کی طرح تھے میرے لیے۔ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا وہ سر جھکائے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس انا پرست اور ضدی شخص نے اظہار محبت کر دیا تھا۔ پلیز بس کر دے، وہ چیخ کر بولی۔ کبھی یہ سب سننے کی کتنی حسرت تھی اس کے دل میں، مگر آج جب خواب حقیقت میں بدل چکا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح قبول کرے شاہویز کے اقرار کو۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی مانچسٹر جانے سے پہلے وہ شاہویز کو پسند ضرور کرتی تھی، مگر وہاں جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس سب کے بدلے میاں نے کبھی بھی اپنے قدموں کو محبت کی راہوں میں بھٹکنے نہیں دیا۔ پلیز ایک اور موقع دے دو مجھے، میں سب کچھ چھوڑ کر چکا ہوں، ہر بری عادت ترک کر چکا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں اپنی بے چینی اور بے قراری کے باوجود نہ میں کسی غلط کام کے قریب بھی نہیں گیا۔ تمہیں
मामी डैडी का वास्ता है प्लीज़ मुझे तरह मत छोड़ना वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। पता नहीं उसे क्या हुआ था कि वो नबीहा का हाथ पकड़े उसकी मिन्नत करता फूट फूट कर रो पड़ा था। नबीहा बहुत अचंभे से उसे खड़ा और खुद सर स्टोन मैन को यूँ बिखरा हुआ देख रही थी। उसके दिल को बेख्तियार कुछ हुआ था न जाने क्यों, मगर उससे शाहवेज़ का टूटा हुआ शिकस्ता रवैया तकलीफ दे रहा था। वो तसबस का शिकार थी कि क्या करे क्या न करे, किसके माने एक दिल की या दिमाग की। अगर तुम्हें तवार करोगी इसकी बात का तब भी, और अगर तुम उससे इलायत की इख्तियार करोगी तब भी। पहली सूरत में कौन जाने वो बदला ना बदले, बल्कि से पता कि वो कितना सच्चा है अपने दावों के में वो सब छोड़ चुका है। जबकि दूसरी सूरत में शाहवेज़ कभी ना कभी किसी और लड़की से शादी ज़रूर करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत में जोग लेने वालों में से नहीं था। इस सूरत में जब उसकी बीवी यहाँ आएगी तो तुम्हारा वजूद कभी भी उस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, तब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मगर अकेले दुनिया का सामना करने की तुम्हें हिम्मत नहीं है, कभी ना कभी तुम्हें किसी दूसरे का हाथ थामना ही पड़ेगा। जब एतवार करना ही है तो शाहवेज़ का क्यों नहीं, उसकी हर बुराई तुम्हें इदराक है। वो खुला हुआ बाप की सहर तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या पता वो दूसरा आने वाला शख्स तुमसे क्या सलूक करे, क्या क्या छुपाए अपनी ज़ात के मुतालिक। कम अज़ कम शाहवेज़ की सारी कमज़ोरियाँ तुम्हारे सामने तो है। और बिलाखिर उसने दिल को फोकियत देते हुए दिमाग को ना मानने का फैसला किया। इस्तिखारा करता है, कहता है किनारा कर ले, दिल कहता है फिर से इस्तिखारा कर ले। ठीक है मैंने किया आपका एतबार, मैं साथ दूंगी आपका। वो बिलाखिर धीरे से लहजे में बोली। उसकी बात सुनते शाहवेज़ सर से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा था। थैंक यू नबीहा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू सो मच बिया। खुशी और शायरी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। नबीहा ने बिलाखिर बर वक्त सही और अक्लमंदी का फैसला करना सीख ही लिया था। अब देखना था कि ज़िंदगी आगे चलकर उसे क्या देने वाली थी। शाहवेज़ उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए सोच रहा था वो उसे इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत देगा कि वो उससे मोहब्बत करने पर ख़ुद को मजबूर पाएगी, क्योंकि वो बहुत हसास और मोहब्बतों से गंदी लड़की थी। वो जानता था कि इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा है, और इतना अनमोल तोहफ़ा दुनिया हर मर्द के बस की बात नहीं है। और अब उस दुनिया इसे साबित करके दिखाना था कि वो आम सा मर्द नहीं था। तानियाल के साथ जिम का सेशन मुकम्मल करके वो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसे शहरयार हुसैन की गाड़ी खड़ी नजर आई। क्यों ना आज डैडी से दो हाथ गोल्फ के ही हो जाए, और फिर वो अपनी जीत का जश्न मनाते मैं उन्हें गुड न्यूज़ भी सुना दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। और गोल्फ कोर्स की सीमत बढ़ गया। शहरयार को जुनून की हद तक गोल्फ खेलने का शौक था, और अपना ये शौक उन्होंने शाहवेज़ में भी बददर्जा इतम मुंतकिल किया था। वो चलता हुआ पेंटिंग ग्रीन के नज़दीक पहुंचा, जहाँ होल से कुछ फासले पर उसे शहरयार के साथ नबीहा भी नजर आई। गोल्फ क्लब हाथों में मजबूती से तामे में स्ट्रोक लगाने के बिल्कुल रेडी। उसके खड़े हुए अंदाज मुलाहिजा करते हुए शाहवेज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट भी करती चलेगी। वो इसके तो झुकी खड़ी थी जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार क्रिकेट बैट पकड़े खड़ा होता है। बिलाखिर उसने ज़ोरदार स्ट्रोक लगा ही थी, मगर बाल हॉल के नज़दीक से तेज़ी से गुजर कर काफ़ी दूर जाकर गिरी थी। मेरे ख्याल में ये हॉल गलत जगह बना है, वरना उसे तो वहाँ होना चाहिए था जहाँ बाल रुकी हैं। मैं अभी इंतज़ामिया से शिकायत करता हूँ। उनके नज़दीक पहुँचते ही वो शरारत से बोला। नबीहा जो कि बाल को अफसोस से घूर रही थी चौंक कर मुड़ी। उसे मज़े से मुस्कुराता देखकर नबीहा का मज़ीद मुँह बन गया। डैड मैं तो सोच कर आया था कि आज एक बार फिर जीत कर अपने उस्ताद का नाम रोशन करूँगा, मगर यहाँ तो आपका नया शागिर्द आपका नाम डुबोने के चक्कर में उसने नया शागिर्द नाम डुबोने पर जोर देते हुए मसनूई तशवीश से कहा। देखना चंद दिनों में तुमसे भी अच्छी गोल्फ खेलने लगेगी और फिर तुम्हें भी हरा देगी। शाहवेज़ की बात पर नबीहा का बुझा चेहरा देखते हुए उन्होंने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। नबीहा एक तीखी नज़र उस पर डालकर स्ट्रोक लगाने के लिए खड़ी हो गई। शाहवेज़ के रंग शरारत पर फिर की। लगता है आज गोल्फ की तारीख का एक सुनहरी बाब रकम किया जाना वाला है। चंद लम्हों बाद उसने स्ट्रोक लगा दिया, मगर उस बार बाल रेंगते हुए होल से काफ़ी पहले रुक चुकी थी। इस बार उसे इतनी हल्की है ताकत लगाई थी कि बाल होल तक पहुंच भी न सकी। शाहवेज़ दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले निचले होंठ को डांतों तले दबाए मुतबस्सम निगाहों से उसकी रोनी सूरत देख रहा था। बेटा कोई नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। शहरियार ने उसे तसल्ली दी। कोई नहीं, ये मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे थे। उसे शाहवेज़ पर तमाम इल्ज़ाम धर दिया। लेकिन बेटा डैड मैंने उसे सिखाता हूँ प्लीज़। उसने शहरियार की बात काटी और बड़े तमाम कदमों से आगे बढ़ा। लाओ दो मुझे पर उसने ग्लब की तरफ इशारा किया। गोल्फ इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी, टाइमिंग, पावर एंड कॉन्फिडेंस। जबकि तुम्हारे अंदर ये सब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अब मैं अगर कंफ्यूज कर भी रहा था तो तुम्हें चाहिए था कि मेरी बातों को नोटिस ही ना लेती और फिर वो किसी माहिर
ماہر انسیسٹر کی طرح سنجیدگی سے اس کی غلطیاں بتاتا رہا، اگر اور جگہ کے متعلق وہ بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس سے سمجھا رہا تھا۔ جبکہ نبیہہ پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ شہریار نے ان دونوں کو اس دوستانہ انداز میں کھڑا دیکھا تو سب اچھا ہونے کا خود بخود اندازہ ہو گیا۔ چلو اب شارٹ لگا اور جو میں نے سمجھا ہے اسے دھیان میں رکھنا۔ شاویز اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ شاویز کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق کھڑا ہو کر اسے فاصلے کا تعین کیا اور متفکر چہرے سمیت ایک اور شاٹ لگایا۔ اگلے لمحے وہ جوش سے اچھلی تھی کیونکہ بال ہال میں جا چکی تھی۔ ہال کے قریب لگا فلیگ اس کی فتح کا نشان تھا۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلاتے ہوئے اچھل پڑی تھی۔ ان دونوں نے تالیاں بجا کر اسے داد دی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی خوشی کی انتہا دیکھتے ہوئے مسکرا بھی رہے تھے۔ وٹا کلاسیکل شاٹ دیا۔ شاویز نے اس کی سچے دل سے تعریف کی۔ ویل ڈن بیٹا۔ شہریار نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی تو وہ خوشی سے بے قابو ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ڈیڈی، اس نے کی روشنی آنکھیں بے یقینی سے ہول پر جمی ہوئی تھی۔ ویسے اس حق کا حقدار تو میں تھا نہیں؟ شاویز نے معنی خیز لہجے میں نبیہہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جھٹ سے علیحدہ ہوئی۔ پھر شہریار اور شاویز کے بیچ پار 5 ہول کا ایک مقابلہ ہوا۔ نبیہہ نے شہریار کا ساتھ دینے کا بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ ان کے ہار شاٹ پر بے سا خوش ہو کر انہیں داد دیتی اور ساتھ میں جیت کا یقین بھی دلاتی، جبکہ شاویز نبیہہ کی مخالفت میں بس دام پیس کر رہ گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ نبیہہ اس کا ساتھ دے گی، مگر نہیں، اسے اپنے جان سے پیارے ڈیڈی کو سپورٹ کرنا تھا۔ وہ جھنجھلا کر سوچ رہا تھا کہ مجھے جان سے پیار بننے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے۔ اسے جھنجھلاہٹ میں اس سے شاٹ بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی ہر فضول شاٹ پر نبیہہ کہتی گولف از آل اباؤٹ کانفیڈنس، تو کبھی کمنٹ پاس کرتی ہے لگتا ہے کلب میں ہی کوئی خرابی ہے، شاید خاص اچھی کوالٹی کی رہی ہے۔ میں اب بھی شکایت کرتی ہوں انتظامیہ سے۔ اس کی بات پر وہ حیرت اور بے انتہا خوشی سے سوچ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو بر وقت ان کا جملہ لٹانا سیکھ چکی تھی اور یہ ان تینوں کی بے پناہ محبت اور اعتماد کا اعجاز تھا، اور پھر نتیجتاً وہ ہار گیا۔ اتنا افسوس اسے ہارنے کا نہیں ہوا جتنا اسے افسوس نبیہہ کو طوطا چشمی پر ہوا تھا، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ شوہر کو چھوڑ کر وہ محترمہ مامور صاحب کی سپورٹر بن گئی۔ پھر اسے جلد ہی موقع مل گیا نبیہہ کو تپانے کا۔ پینالٹی کے طور پر وہ شاویز کی جانب سے چھڑ کے کافی شاپ میں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، جب کوئی قریب سے گزرا اور پھر مڑ کر ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ ہیلو شاویز، کب آئے؟ اور اپنے آنے کا بتایا ہی نہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بے تکلفی سے شاویز سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان تینوں نے چونک کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر نبیہہ کو نہ جانے کیوں شرم محسوس ہوئی تھی۔ شاویز اور شہریار سے اس نے اسکینی جینس کے اوپر سلیو لیس ٹاپ پہنا ہوا تھا اور اس ٹاپ پر بہت ہی بیہودہ جملہ لکھا ہوا تھا، ہائے ناز، میں نے نہیں بتایا یا تم ہی کہیں غائب تھی؟ وہ بھی اس سے بے تکلفی سے بولا تھا۔ نبیہہ نے ناگوار نظر سے ان دونوں کو دیکھا۔ ابھی کل تو مصروف فرما رہے تھے کہ سب چھوڑ چکا ہوں، پھر یہ حسینہ کون تھی؟ تم بغیر بتائے مانچسٹر جا سکتے ہو تو میں بھی بغیر بتائے دبئی کی سیر کر سکتی ہوں، اسے شوخی سے جتایا۔ میرا تعارف تو کرواؤ بھائی۔ ناز بھائی صاحبہ بڑی پکی سہیلی معلوم ہو رہی تھی، یہ میرے ڈیڈ، یہ ناز ہے میری کالج فرینڈ۔ شہریار سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد اس نے نبیہہ کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ نبیہہ کے غصیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاویز سے چند لمحوں میں ہی اسے چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری کزن ہے نبیہہ، میری پھپھو کی بیٹی۔ شاویز نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سرسری سر بتایا۔ اس کا جواب سن کر نبیہہ نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کزن ہوں۔ پھر بے مروتی سے اس نے ناز کو ہیلو کہا۔ چند منٹ بعد وہ وہاں سے رخصت ہو چکی تھی، مگر نبیہہ کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی شاویز کے تعارف پر۔ اچھا جی، تو میں صرف آپ کی کزن ہوں نا؟ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں طنز کیا۔ کل کیسے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا اور آج جب امتحان آیا تو پہلے سوال میں 0 مارکس لیے۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ شاویز سے محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دے۔ ڈیڈی دیکھا آپ نے، یہ لوگوں کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتے۔ منہ پھلا کر شکایتی لہجے میں بولی۔ ہاں شاویز، یہ تو بہت غلط بات ہے، تمہیں اصل تعارف کروانا چاہیے تھا۔ وہ شہریار کے ہونٹوں پر بھی دبی دبی ہنسی دیکھ چکا تھا، اس لیے کوئی بھی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ کافی پینے کے بعد جب وہ باہر کی طرف جانب بڑھ گیا تو شہریار کو اپنا کوئی دوست مل گیا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ نبیہہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا بتا کر وہ اسے باہر پارکنگ سے میں لے آیا تھا۔ وہ اداسی خاموشی اسے چند قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں؟ وہ ایڑیوں کے بل گھوما تو وہ سر چکائے چل رہی تھی۔ اس سے ٹکرانے سے وہ مشکل بچی۔ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ پتہ تھا یہی سب ہوگا، اس لیے آپ کی زندگی سے جانا چاہتی تھی۔ آپ کو شرم آتی ہے نا اسی حلیے میں میرا تعارف اپنی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ فرینڈ سے کرواتے ہوئے؟ ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ میں حجاب نہیں اتاروں گی زندگی بھر، آپ کے کہنے پر بھی نہیں، اس لیے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا بعد میں، تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ وہ قطعیت سے بولی۔ بیا تم؟ وہ ابھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے پکارا۔
शावेद हसन साहब कहाँ मसरूफ़ होते हैं आप आजकल, जो मुझ तक फरामोश कर दिया। एक साजिश और तरहदार लड़की शावेज के कंधे पर बेतकल्फ़ी से हाथ रखे उसके पीछे खड़ी थी। शावेज मुड़ा, ओह जीनिया तुम यहाँ। शावेज संभल कर गोया हुआ, उसकी याददाश्त वाकई गजब की थी। हर गर्लफ्रेंड का नाम की इससे फट से बोलता था। पर नबी हारत से लगती हुई नजरों से उन दोनों को बारी बारी देखा। हाँ मैं यहाँ, मगर तुम कहाँ, और ये कौन है, क्या दर से ले रहे हो उससे आजकल। उसने नबीहा की जाब पर चोट की तो वह तौहीन के मारे सुर्ख पड़ गए। ये नबीहा शाह वेस हसन है, माई लव माई वाइफ। वह दास्ता रुका और नबीहा के गर्द बाजू हमाल करके उसे धीरे से साथ लगाया। एंड माई प्रेशियस वाइफ। बड़े तो ठहरे हुए और गंभीर लहजे में उसने तारुफ करवाया। उससे दर्द तो ले रहा था, मुँह में मोहब्बत, खुशी और सुकून का। अब के उसका लहजा तो जताता हुआ था। उसकी बात पर दोनों लड़कियों को झटका लगा, एक तो को हैरत और बेयकीनी का, जबकि दूसरी को दुख और सदमे का। तुमने शादी कर ली कब? उसने लड़खड़ाते हुए बेसाख्ता पूछा। 2 साल और 7 माह हो चुके हैं मुझे शावेज की ज़िंदगी में आए। शावेज के बजाय नबीहा ने बड़े ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए इत्तला दी थी। उन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। शावेज की इकरार पर वो एकदम शांत हो चुकी थी। सारी उदासी और परेशानी पल भर में दफन हो चुकी थी। अब वो दोनों चिताती नजरों से सामने सुर्ख चेहरा लिए खड़ी लड़की को देख रही थी, जो होंठ चपाते हुए न जाने क्या सोच रही थी। फिर तेजी से वहाँ से चली गई। आई लाइक इट, शावेज ने 27 लहजे में मायने खेजी से मुस्कुराते हुए कहा, तो उसकी हंसी फिजा में बिखरती चली गई। वो तैयारी के आखिरी मराहिल में थी जब उसके फ़ोन पर शावेज की कॉल आने लगी। ब्यूटिशियन उसका स्कार्फ सेट करने के बाद अब मुहारत से दुपट्टा सेट कर रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से हिलने की पोजीशन में नहीं थी। चंद मिनट बाद फ़ोन बंद हो गया था। अभी कुछ देर भी ही गुजर गई थी जब समन मेकअप रूम में दाखिल हुई। भाभी शावेज भाई की कॉल आई है, वो बाहर आ चुके हैं, आप रेडी हो? इतने में सामान गाड़ी में रखवाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद वो समन का हाथ थामे पार्लर से बाहर आई। ब्लैक सूडो पहने वो पोर्च में खड़ी अपनी सिल्वर होंडा अकॉर्ड से टेक लगाए तमन से खड़ा बहुत शानदार लग रहा था। सिर्फ लम्हे भर के लिए ही उसने शावेज की बोलती नज़रों में देखा था और फिर चिचक कर नज़रें झुका रही थी। दूसरी तरफ शावेज उसे बाहर आता देखकर सीधा खड़ा हो गया था और एक भरपूर नज़र उसके पूर सजे सरापे पर डाली। फर्श को छूती ऑफ वाइट मैक्सी स्टाइल फ्रॉक, जिस पर कुंदन का नफीसा काम था। सफ़ेद मोती से सजी मघीली तर्ज की माला पहने रवायती अंदाज के मेकअप में तमक्कन से चलती हुई वो मखलिया सल्तनत की हसीन और नाजुक शहजादी ही लग रही थी। लीजिए प्रिंस चार्मिंग, संभाले अपनी सिंड्रेला को। उसके नज़दीक पहुँच कर समन ने शौकी से कहते हुए उसका हाथ शावेज के हाथ में थमाया तो मध्यम सी हंसी दोनों के लबों को छू गई। सिंड्रेला नहीं, राजकुमारी नबीहा। शावेज ने धीरे से मुस्कुराते हुए तस्दीक की तो वो शावेज की शर्ट के बटन के डिज़ाइन पर गौर फिक्र कर रही थी। छेम कर चेहरा मजीद झुका गई। वैसे भाई मुझे ज़ार आपी की मेहंदी वाले दिन ही पता चल गया था। सिम 1 स्पेशल यही है, समन ने आंखें मटका कर शरारत से कहा तो उसके अंदाज पर वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अच्छा वो कैसे? शावेज से महसूस अंदाज से मुस्कुराहट से पूछा। वो ऐसे कि इरशाद किया है, उल्फत का राज खुल गया, महफिल में ना कहा हूँ का। और वो देखता जो मेरी तरफ बार बार था। समन की स्टाइल से शायर पढ़ने पर शावेज का कहका बेरा बेसाख्ता था और नबीहा ने फिर सर बटाकर समन को देखा था। वाह वाह, बड़ी समझदार हो तुम, कैसे मेरे दिल का राज जान लिया। आई एम इम्प्रेस। शावेज उसके बाद से उठाया। हाँ ना, गाना गाते हुए आपका बार बार भाभी को शौक नज़रों से देखना मैंने उसी वक्त नोट कर लिया था और बस आपके दिल का राज पा लिया। समन बड़ी खुश नज़रों से नजर आ रहे थे अपने दुरुस्त अंदाजे पर। चले अब भाभी को बिठाएं गाड़ी में। पेंसिल हील्स में खड़े हुए थक गई होगी बेचारी। फिर शावेज ने बहुत एहतियात से अगली नशीस बिठाया। थैंक्स समन। नबीहा के साथ पार्लर आने का तुम्हारा नेक ड्यू रहा। और हाँ, एक और काम था, मैंने तुम्हें इसका क्या हुआ? ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने समन को मुखातिब किया। आधा काम हो चुका है, आधा फंक्शन के बाद, डोंट वरी, मैंने सब सोच लिया। उसने मुस्कुराते हुए बताया। दूसरी गाड़ी में बैठ गई। तुम हर बार पहले से बढ़कर खूबसूरत और हसीन लगते हो, मुझे लगता है मुझे पागल करके ही छोड़ोगी। गाड़ी सड़क पर डालते हुए वो शौकी लहजे में गोया हुआ। उसका ध्यान सड़क पर कम और नबीहा के सजे सरापे पर ज़्यादा था। नबीहा के चेहरा मोड़ कर उसे देखा। आज उसके होंठों से ना मुस्कुराहट जुता हो रही थी, ना ही आंखों से चमक। वो बहुत मुतमईन और सरशार दिखाई दे रही थी। सब पा लेने की खुशी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। तुम्हारी 27 नज़रों ने यकीन दिलाया दिया कि मैं वाकई बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, वरना डैडी और दोस्तों के बाद का कुछ खास इस्तेबार नहीं किया था मैंने। उसके नज़रों की चोरी पकड़ते हुए शावेज ने नबीहा की तरफ झुककर शरारत से कहा। उसकी बात पर नबीहा धीरे से मुस्कुराकर रुख मोड़ गई। यार मेरा तो मूड हो रहा है कि हाल जाने के बजाय मैं अपनी दुल्हन को कहीं भगा कर ले जाऊँ। और फिर शौक हुआ जी, ताकि मम्मी डैडी से डांट पड़े बाद में, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन भाग गई, वो भी एक दूसरे के साथ ही। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी, अच्छा है ना, एक नई तारीख रकम करेंगे हम, अच्छा एडवेंचर होगा। और शावेज अपने इरादों में संजीदा लग रहा था। एक नज़र उस पर डालकर खामोश हो गई कि अपने दुल्हन
का एहसास भी था। अब जबकि वो सारा रास्ता यूं ही बेतुकी बातें करता रहा था, हाल पहुंचने पर उन दोनों का बर्तबाक इस्तकबाल तो उसने महसूस किया था कि आशा वेस के सब रिश्तेदार उसे बहुत अपनायत और मोहब्बत से मिल रहे थे, जो कि इज़हार की मेहंदी वाले दिन मफकूद थे। शहरयार की बाजी को उन्होंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी, मगर अब वो शाहवेज़ हसन की बीवी थी, उसी हैसियत से उसे प्रोटोकॉल भी दिए मिल रहा था। बहुत इस्तेहाल के साथ वो शाहवेज़ का हाथ थामे उसके पहलू में खड़ी थी कि हक उसके रब का इताअत करता है। गुरूर और तकब्बुर से सर उठाने के बजाय वो इन सब मोहब्बतों पर ढाल होती, तशक्कुर से अपने रब का एहसान मनती। फंक्शन के इख्तिताम पर जब समा ने उसे शाहवेज़ के रूम तक लाई तो बेड पर ले जाने के बजाय उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर ला बिठाया और वो उलझन अमेज़ नज़रों से उसे देखने लगी। भाभी, आपको मुकम्मल कील कांटों से लेस देखना चाहिए ताकि भाई फ़ौरन अपना दिल आपके कदमों में रख दें, और ये काम आपकी हसीन रूप समेत आपके लंबे बालों खूब भी कर सकते हैं। समा ने शौक़ी से कहा तो हया की लाली बिखरती चलेगी उसके चेहरे पर। वैसे भी आज तो उनका हक बनता है हर बात मनवाने का। शाहवेज़ भाई ने फरमाइश की थी कि कमरे में लाने के बाद आपका स्कार्फ उतार दो और अच्छे से आपके बाल सेट कर दूं, तो बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बाल सेट करके समन उसे बेड पर बिठाकर बाहर निकल गई। चंद मिनट सर झुकाए रखने के बाद उसने कमरे का जायजा लिया। ये पुरतईश बेडरूम शाहवेज़ का शाहाना मिजाज का मुंह बोलता सबूत था। डिल गोल्ड बेड पर बुच्छी रेशमी चादर से लेकर कुशन कवर्स और पर्दों और सोफ़ों पर भी डिल गोल्डन, मेहरून और ऑफ वाइट कलर स्कीम को मनहूस खातिर रखा गया था। ऑफ वाइट मार्बल का चमकता फर्श मकीन की नफीस तबीयत का ऐलान कर रहा था। जब वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर फूलों से महकते रूम में दाखिल हुआ था और नज़र बेड के वस पर चल चुका है बैठी नबीहा पर ठहर गई। एक तमानियत भरी सांस खारिज करके वह सरशार कदमों से आगे बढ़ा तो आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। उसके नज़दीक बैठते हुए शाहवेज़ मीतम से मुस्कुराते हुए होंठों पर सजा कर बोला, कितना इंतज़ार कराया है तुमने मुझे। उसने होले हुए से उसके स्याह रेशमी बालों को छुआ था, तो उसके दाएं कंधे से होते हुए उसके गोद में रखे हाथों को छू रहे थे। वो बहुत सा उसके बालों को नरमी से छू रहा था, जैसे उनकी मलाइमत उन्हें अपनी आंखों की पोरों में मुंतकिल करना चाहता हो। कितनी शिद्दत से ख्वाहिश थी मेरी तुम्हें इस रूप में देखो। तुम्हारे हाथों को इश्क में मैं इस दिन गिरफ्तार हुआ जब तुम अपने नरम हाथों से मेरा सर दबा रही थी। वो उसके ठंडे बढ़ते कामते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामता हुआ गंभीर लहजे में कोया हुआ था। फिर तुम्हारी आंखों को इस दिन नसीर हुआ जब तुम अपनी मम्मी डैडी की बरसी वाले दिन मेरे बहुत नज़दीक थी, इतने कि मैंने तुम्हारी पलकों का गम बहुत शिद्दत से महसूस किया था। उसके बाद सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी, और आज मैं हकीकतन तुम्हारी जुल्फ़ों का असीर हो गया हूँ। वो उसकी जानिब देखते हुए दिलकशी से मुस्कराया, जबकि नबीहा ने उसकी बातों से घबराकर सर झुकाया था। मगर मुझे अपना ये असीर होना दिलो जान से अजीज़ है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर आने वाले दिन में गुजरे दिन की निस्बत ज़्यादा चाहूँगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए इज़्ज़त मोहब्बत और एक कदम आगे है से एक कदम आगे है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि दुनिया भर की इज्जत को तुम्हारे दामन में समेट दूँ। उसकी लहजे की सच्चाई को महसूस करते हुए नबीहा ने झुकी बल्कों को उठाकर शाहवेज़ के वजीहा चेहरे की तरफ देखा। वो लो देती आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे वो छेम कर नजरें झुका गई। बिलाखिर उन दोनों ने मोहब्बत की मंजिलों को पा लिया था। आज मैनचेस्टर आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग्स की 16 एग्जीबिशन थी। शाहवेज़ से ज़्यादा एग्जीबिशन के लिए पुरजोश थे। वजह वहाँ नुमाइश के लिए पेश की गई बहुत सी दीगर पेंटिंग्स के साथ कुरानी आयात की मंजर कशी करती उसकी 7 पेंटिंग्स थी जिन पर नॉट फॉर सेल का टैग लगा हुआ था, और नबीहा पहले ही सोच चुकी थी कि उसे वो पेंटिंग घर में कहाँ लगानी थी। नबीहा ने एक नज़र बेटी पर डाली, बेटी पर डालकर दूर खड़े शाहवेज़ को देखा जो संजीदगी में बताने से लोगों के सवालात का जवाब दे रहा था। उन 4-5 सालों में वो बहुत बदल चुका था। बिलखसूस अनाया की पैदाइश के बाद उसे में वाज़ तब्दीलियाँ आई थी। वो एक अच्छा शौहर, अच्छा बाप साबित हुआ था, और सबसे बढ़कर एक इंसान। यह एहसास ही बड़ा इत्मीनान भरा था कि नबीहा का भी हिस्सा था शाहवेज़ की इसी तब्दीली में, वरना कोई मर्द किसी औरत के लिए खास सही तौर पर बदल जाए ऐसा कम ही होता है। वह नबीहा जैसे हर काम की सीती थी, अब वो भूले से भी ऊंची आवाज़ में उसे मुखातिब नहीं करता था। हाँ, अब भी कभी कभी उसकी गैर मतवक्का और गैर यकीनी फितरत किसी मामले में झलक ही जाती थी, मगर नबीहा ने उसकी इस फितरत को हैंडल करना सीख लिया था। छोटी छोटी परेशानी जब वो शाहवेज़ से डिस्कस करती तो हर बार वो अफसोस से सर हिलाकर कहता, बिया तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर इम्पॉसिबल। वो बस एतमाद से मुस्कुरा देती जैसे उसे बहुत फ़ख्र हो अपनी हरकतों पर। ये एतमाद भी शाहवेज़ का ही दिया हुआ था। शादी के शुरू में वो झिझकती थी उसके साथ बाहर जाने में कि लोग शानदार से शाहवेज़ के साथ हिजाब में चलती नबीहा को देखकर अजीब नज़रों से उसे देखते थे, जैसे उन्होंने शाहवेज़ की बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा है, और वो बहुत गैर महसूस तरीके से उसे बार बार करवा देते हैं कि इससे लोगों के नज़रों में की कोई परवाह नहीं है। चूँकि वो कोई आम मर्द नहीं था, वो शाहवेज़ हसन था, अपने इरादों में अटल और मजबूत, दुनिया की बातों को अपने जूतों की नोक पर रखने वाला। सुकून और सरशारी भरी सांस खारिज करके वो शाहवेज़ की तरफ बढ़ी ताकि अनाया को उसकी गोद से ले सके, जो बाप से अपनी तोतली ज़ुबान में गुफ्तगू फरमा रही थी, और अगर कोई उसके बाप की बातों में मखल होता तो उस पर एक तेज़
तेज़ नज़र डाली जाती, शावेज उसे मुझे दे दें, वरना ये आपको लोगों से ठीक तरह से बात भी नहीं करने देगी और यहाँ आने वाले आपकी मदाह आपको और आपकी बेटी को मगरूर और बदतमीज़ समझेंगे। उन दोनों के करीब पहुंचकर वो शरारत से गोया हुई। माँ के बड़े हाथों को देखकर वो और ज़ोर से बाप से लिपट गई और ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाकर नो नो बोलने लगी। रहने दो, इन मदाहों से ज़्यादा मुझे अपनी एंजल की खुशी अजीज़ है। उसने फर्द जज्बात से अनाया की पेशानी चूमते हुए कहा तो नबिहा भी तमाने से मुस्कुरा दी। बिलाखिर उन दोनों ने अपनी मंजिल मोहब्बत को पा लिया था। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का, जिसका नाम था रास्ते और मंजिलें, जिसका नाम कैसा लगा आप सबको ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेके सब्सक्राइब है चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।